welcome you all. This is very आजकल की डिमांडिंग सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर्स एंड टीम लीडरशिप स्किल्स इन क्राइसिस. माय नेम इज अहमद नकवी. बस फ्यू पार्टिसिपेंट्स एंटर हो जाएं तो हम इसका फॉर्मल सेशन अब स्टार्ट कर लेते हैं. अपने आप से रिक्वेस्ट ये कि आप अपने माइक्स और वीडियोस को ज़रा ऑफ रखें, और कोई भी आपको अगर क्वेश्चन या इंटरेक्शन करनी होगी तो चैट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा जो है वो आप रेज हैंड करिएगा तो आपके क्वेश्चंस में लिए जा सकते हैं. और ये जैसे चैट बॉक्स में बता दीजिए आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है. अपने माइक प्लीज़ म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस कम से कम हो, हम इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें. ओके जी, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वाले लुक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली. ये मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा को सुलझा दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें. मैनेजर एंड टीम लीडरशिप स्किल्स इन क्राइसिस, ये जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आजकल क्राइसिस के हिसाब से है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको मैनेजरल स्किल्स की बात करें तो ये हर दौर में हर जगह अप्लाई होती है. क्राइसिस स्पेशली नहीं है, लेकिन क्राइसिस में इस स्किल्स की ज़रूरत हमें ज़्यादा नज़र आती है, इसलिए से इनको हमने फोकस रखा है. बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं चाहूँगा कि आप अपने चैट बॉक्स में वेरी क्विक आप अपने बताएं व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स. एक कोई एक्सपेक्टेशन आप अपनी इस कोर्स से क्या हासिल करना चाहते हैं, वेरी क्विक आप अपने जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो ज़रा चैट बॉक्स में आप मुझे जल्दी से शेयर कर दें. माइक प्लीज अपने साइलेंट पे कर दिया. सिर्फ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्विकली जल्दी से बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. आप लीडर बनना चाहते हैं, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं क्राइसिस को कैसे हैंडल करूं, आप चाहते हैं कि इस क्राइसिस में या हम टीम लीडरशिप में कौन से स्किल्स हमें ज़रूरत पड़ती है, या आपको कौन सी तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ अगर आप समझते हैं कि वेरी क्विक मैं आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहूँ ताकि आपकी एक इंटरेक्शन भी हो जाए जल्दी से. इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स इन माय प्रोफेशनल लाइफ. ओके, वेरी गुड. मुनीर साहब ने बताया. इसके अलावा कोई और जल्दी से कोई और बताएं, क्योंकि ये आपको एनर्जाइज कर रहा हूँ मैं ताकि आपके जो अभी हम लोगों के फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए और थोड़ा सा एक बूस्ट हो जाए. जल्दी से क्विकली प्लीज. क्योंकि जब तक आपको अपनी एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से नहीं होगी तो फिर हमें इंटरेक्शन करने में मज़ा नहीं आएगा. डेफिनेटली हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इस प्रोग्राम से क्या सीन नीड टू नो अबाउट लीडरशिप स्किल्स. वेरी गुड. और कोई एक और क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए, उसका कोई रिप्लाई. 16 सा टू लर्न अबाउट हाउ टू बी अ गुड लीडर इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन में आप. ओके जी. आपकी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि लीडरशिप स्किल्स को कैसे एनहांस किया जाए. इसके अलावा पैंडेमिक सिचुएशन में और क्राइसिस में हम इसको जो है वो किस तरह इसको स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए, सबकी यही एक्चुअली है. और इसको हम थोड़ा सा जी प्लीज माइक साइलेंट पे कर. ओके जी. आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो समझ में आई. अब मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करा दूं. इंट्रोडक्शन माय बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा. माय नेम इज अहमद नकवी. आई डिड माय मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स. I did my second master in marketing. I did my MBA. I got first position in masters and honors. तो वहाँ पे जो है मुझे
यूनिवर्सिटी में ऑफर हुई लेक्चरशिप की, तो वहाँ पढ़ाया मैंने तक 2 साल। माय फर्स्ट करियर जो अगर देखा जाए तो पढ़ाने के अलावा जो है यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया अपना करियर एज सीमेंस पाकिस्तान से ट्रेनी इंजीनियर के तौर पे, टेक्निकल ट्रेनी। वहाँ से मैंने ज्वाइन किया, तो तकरीबन वहाँ पे मैं कोई 10 साल वहाँ पे सीमेंस पाकिस्तान में रहा, और आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ टेक्निकल सेल्स एंड मार्केट ऑफ बिजनेस यूनिट OLM। वहाँ से स्विच करके मैं जो हूँ एक और ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी सर्व भी कर रहा हूँ, और तकरीबन वहाँ पे मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। NLP, I am the master practitioner of NLP, master practitioner हूँ, member of Fire Protection Agency of Pakistan, Dianetic Society. I'm author of the book Small Step Big Changes. मैंने तकरीबन 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग दी है, जिसमें से ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज जो आई हुई, के इलेक्ट्रिक हो गई, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एमरिली स्टील जी हमारे पास रिपीटेड मेरे पास आते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं, और तकरीबन इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैं 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने ट्रेनिंग करवा चुका हूँ इन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं इसमें से। कुछ मेरे इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस में कुछ कोर्सेज भी किए हैं इंटरनेशनली, जर्मनी से, और वहाँ पे कुछ स्पेशली हमने पोर्टफोलियो एनहांस किए थे, तो उसके कुछ ये आपको स्नैपशॉट्स दिखाए मैंने। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक लेके चल रहा हूँ मैं आपको। आज का जो टॉपिक है स्पेशली वो है मैनेजर एंड टीम लीडरशिप स्किल्स इन क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटीज। जो ऑब्जेक्टिव होगा आज का प्रोग्राम का, हम उसमें जो है वो अचीविंग ये देखेंगे कि किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लिए जाते हैं इन क्राइसिस में, हाउ टू रिएक्ट इन क्राइसिस, लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अनसर्टेनिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पीपल मैनेजमेंट। ये 4 एरियाज हैं जिनको हम ब्रॉडली देखेंगे, और क्या इन एरियाज को फोकस करेंगे हम ओवरऑल इस प्रोग्राम में। थोड़ा सा आपको बताऊं कि नॉर्मली क्राइसिस में और नॉर्मल सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल एंड टीम लीडरशिप स्किल्स की इन क्राइसिस, वो ग्रेट लीडर्स या ग्रेट मैनेजर्स नॉर्मल अपनी लीनियर ग्रोथ दिखा रहे होते हैं, लेकिन इन क्राइसिस या अनसर्टेनिटी जब आती है या कोई इनको चैलेंजेस आते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना शुरू कर जाते हैं। यानी उनका जो परफॉर्मिंग की जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, या देखा जाए तो वो ऐसे चैलेंजेस में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं रेदर देन नॉर्मल सिचुएशन में। और इसी हवाले से कुछ जो मैं आपको यहाँ पे बुक्स भी रेफर करूँगा जो स्टडी हुई है कि क्यों ऐसी कंपनीज जो है वो थ्राइव कर जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती हैं क्राइसिस में दूसरी कंपनीज के मुकाबले में, और वो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के तौर पे आती हैं। यही वजह है कि जब हम बात करते हैं लीडर्स की इन अनसर्टेनिटी अचीविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, तो वो लोग क्राउड से स्टैंड आउट हो जाते हैं, और वो जो है वो अलग नजर आ रहे होते हैं, अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं नॉर्मल सिचुएशन के हटके। यानी नॉर्मल में तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो लीडर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बन जाते हैं जो क्राइसिस में, चैलेंजेस में एक एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो है वो इन टाइम्स ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी लीडर्स आर फेस्ड विद वन ऑफ 2 चॉइसेस, या तो वो फ्रीज हो जाएगा नॉर्मल लीडर्स, या वो सिर्फ जो है वो डैमेज करेगा अपनी परफॉर्मेंस को, कल्चर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वो लोग, वो लीडर्स या वो मैनेजर्स परफॉर्म करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे, और वो गुड से ग्रेट का सफर करेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन को हम अभी एनालाइज करते हैं, और ये किस तरह हो सकता है इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। कुछ बुक्स हैं जो नॉर्मली लीडर्स इस समरी में जो आपको मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी रेफर भी की हैं, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप चाहें तो अपनी इसको स्टडी करिएगा, लीडरशिप्स की जर्नी को आप इम्प्रूव करने के लिहाज से। सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपकी 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये है जॉन मैक्सवेल की बुक्स बहुत सारी होती हैं, जिसमें से जो अनसर्टेनिटी के तौर पे है, सिमन सैनिक की बुक्स होती हैं जो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएट योर वाई। इसके अलावा जो है वो गुड टू ग्रेट जिम कॉलिंस की है, और ग्रेट बाय चॉइस, ये वो बुक्स हैं 2, ग्रेट बाय चॉइस और गुड टू ग्रेट जिम कॉलिंस की, जो आपको अनसर्टेनिटी के तौर पे स्टडीज किए हैं उन कंपनीज पे कि जिन्होंने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है नॉर्मल सिचुएशन से हटके, और वो गुड से ग्रेट बन गई कंपनीज। तो कंपनीज भी हो सकती हैं, या हम बात करें तो नॉर्मल
पीपल की बात करें, मैनेजर्स या लीडर्स की बात करें, तो वो लोग गुड से ग्रेट बन जाते हैं। ओके जी, दिस इज शॉर्ट स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई है। नाउ स्टार्ट करते हैं मैं आपको एक केस स्टडी से। तो ये केस स्टडी है सीमेंस पाकिस्तान की। इस केस स्टडी में आपको जो है वो 3 कैरेक्टर मिलेंगे। एक है आपको फवादुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो आपको इस कैरेक्टर में नजर आएंगे, जो है मैनेजर एक डिपार्टमेंट के, जिसको हम बिजनेस यूनिट OLM कहते हैं, सीमेंस पाकिस्तान का। दूसरा कैरेक्टर जो है इसमें इमरान उस्मानी साहब हैं, ये आपको नजर आएंगे। ये हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमरान उस्मानी साहब। और तीसरा कैरेक्टर है इसमें अली, ये हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सीमेंस पाकिस्तान में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो ये कैरेक्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं स्टोरी को। फवाद साहब जो है वो टोटली ऑटोक्रेटिक मैनेजर हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को, टीम चला रहे हैं और रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स दे रहे हैं, डिपार्टमेंट चल रहा है। लेकिन इसके साथ जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो है इमरान उस्मानी साहब। इमरान उस्मानी साहब जो है वो टेक्निकली प्रोफेशनल, बहुत अच्छे टेक्निकल साउंड पर्सन हैं। ये जो है वो नॉर्मली कस्टमर सर्विसेज पे या कंप्लेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, टेक्निकल नॉलेज होने की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इनका रुझान जो है टेक्निकल फील्ड सर्विसेज पे बहुत है। कस्टमर इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये कस्टमर की कंप्लेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उनका बड़ा अच्छा होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो कस्टमर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा एड्रेस करते हैं। तो अगर फीडबैक लिया जाए कस्टमर से तो कस्टमर इनसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। कहानी थोड़ी सी आगे चलती है। इसमें ये होता है कि फवादुद्दीन सिद्दीकी साहब जो है वो देख रहे होते हैं कि डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ अनसर्टेनिटी आना शुरू हो गई, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो इस तरह होती है कि 3 साल बाद जो है एक पोर्टफोलियो चेंज हो रहे हैं, आपकी डिविजन चेंज हो रहे हैं, रिपोर्टिंग लाइन चेंज हो रही है। स्पेशली सीमेंस पाकिस्तान या इस टाइप के MNC कंपनीज में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक की बात करूं या हम सीमेंस की बात करें, जब अनसर्टेनिटीज ज़्यादा हो रही होती हैं तो लोग जो है वो यहाँ से स्विच करने का सोच रहे होते हैं। फवाद साहब जो मैनेजर है इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी कहा कि यार यहाँ पे तो भाई दाल नहीं गलेगी, अब जो है वो कहीं निकल जाएं। तो ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अपनी माइग्रेशन की और ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। कोई बताया नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इन्होंने क्विकली डिसीजन लिया और ये अपनी बोरी बिस्तर समझने के समेटा और निकल गए। अब क्या हुआ कि इस स्टोरी में जो आगे बढ़े तो देखा, पता चला कि डिपार्टमेंट खाली होगी, डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर ही नहीं है, क्योंकि सडनली इन्होंने जो है वो डिसीजन लिया और चले गए। अब क्या करें, मैनेजर जो इस डिपार्टमेंट में, नो मैनेजर इन डिपार्टमेंट, कोई इस मैनेजर नहीं है इस डिपार्टमेंट में। सिचुएशन बड़ी वर्स होने शुरू हो गई, क्राइसिस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो है वो अब डिपार्टमेंट में कोई ऑन नहीं कर रहा है इस डिपार्टमेंट को। जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट इमरान इज अ परफेक्ट चॉइस एंड कस्टमर्स आर हैप्पी विद हिम, ही विल रन द डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी तरह चला सकता है क्योंकि कस्टमर वगैरह की कंप्लेंट वगैरह बहुत हैंडल करता है और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फील्ड सर्विसेज का है। तो व्हाई नॉट इमरान उस्मानी को इस डिपार्टमेंट का हेड बना दी जाए और टीम लीड इसको बना दिया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। And now Mr. Imran Usmani promoted as a team leader and the manager of this organization business unit में वो head कर रहे हैं। अब सिलसिला कुछ नो साउंड चाहिए, एक नबिया अजीज को शायद साउंड नहीं आ रहा, प्लीज चेक करिएगा आपको आ रहा है। ओके जी, मैं आपकी चैट देख रही थी। ओके जी, तो यहाँ पे तो हमारी कहानी ने एक ब्रेक लिया और हम जो है वो देखा कि इनको टीम लीडर बना दिया। अब जरा स्टोरी आगे बढ़ती है और डिपार्टमेंट में जो है इमरान उस्मानी साहब जब अपनी फर्स्ट मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि
उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, जो सब लोग उनके रायबाते कुलीग हुआ करते थे, साथ काम करते थे, एंड उनमें से ही जो है इमरान उस्मानी एक प्रमोट हो गए। अब वो तो मजे आ गए लोगों के, कहने लगे यार इमरान भाई तो आ गए डिपार्टमेंट के हेड, अब तो डिपार्टमेंट जो है वो जबरदस्त चलेगा, दोस्ती यारी में डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। डिपार्टमेंट की मीटिंग में जो है वो सब लोग चिल हो रहे हैं और चल रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, ऐसा जैसा चल रहा था, अब तो और मजा आ गए, कोई रोक टोक ही नहीं है। इमरान साहब जो है वो क्योंकि बड़े कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन थे, कस्टमर की कंप्लेंट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा एड्रेस करते थे और कस्टमर बहुत हैप्पी थे, कस्टमर सब लोग इन्हीं को बुलाया करते थे टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए। तो कॉल इनके पास आती है, ये फ़ौरन कस्टमर की कंप्लेंट के लिए खुद ही जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई कस्टमर की कंप्लेंट को लूज़ नहीं करूँगा और डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ, इस लिहाज से मैं जो है कस्टमर को हैप्पी रखूँगा पहले से ज़्यादा। अब कुछ दिन बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे आते हैं, फ्यू मंथ्स लेटर क्या होता है कि डिपार्टमेंट मैसअप बन जाता है, कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग मैसअप, और इस तरह जो है वो डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल प्रॉब्लम में आ जाता है। ये कुछ महीनों के बाद बिजनेस रिजल्ट्स ओवरऑल जब रिजल्ट्स आए और देखे गए तो पता चला कि 50% जो बिजनेस ओवरऑल जो चल रहा था वो डिक्लाइन हो गया। एम्प्लॉइज टर्न ओवर यानी एम्प्लॉइज के जो आने और जो छोड़ने की जो एक रुझान था और जो इनका एक रेशो था वो बढ़ गया तकरीबन 30%। कस्टमर्स कंप्लेंट रेदर देन इंक्रीज होने के डिक्रीज होने के इंक्रीज होना शुरू हो गई 70%, यानी कस्टमर की कंप्लेंट पहले तो इतनी नहीं आती थी, अब और ज़्यादा आना शुरू हो गई और लोग भी जाना शुरू हो गए और अनसर्टेनिटीज जो है वो इस डिपार्टमेंट में और बढ़ती गई, क्योंकि लोग जो है ऐसा छोड़ के जाना शुरू कर दिए जब उन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट के हेड चले गए, तो यहाँ पे तो सिचुएशन ख़राब है, कोई ना कोई तो मसला है। ऊपर से जो है वो जर्मनी ने भी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जाओ कहीं और अपना ढूंढना शुरू कर दें, तो ये भी शुरू हो गया है पे। इमरान साहब जो है वो इस डिपार्टमेंट को सही तरह से हैंडल नहीं कर सके। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है वो बोर्ड ने डिसीजन लिया कि यार प्रॉफिट भी गिर रहा है, सेल्स भी गिर रही है, व्हाट हैपेंड यार, ये हुआ क्या, हमने तो एक अच्छे इमरान साहब को बुलाया बनाया जो कि कस्टमर वगैरह कंप्लेंट बड़ा अच्छे एड्रेस करता था, बड़ा टेक्निकल साउंड पर्सन, लेकिन वाई ये रिजल्ट्स इमरान उस्मानी साहब के पास भी आए। इमरान साहब ने कहा कि समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कस्टमर की कंप्लेंट भी हैंडल की, सारे दोस्त मेरे जो भी काम करने वाले कुलीग्स मेरे साथ काम करते थे सब मेरे दोस्त थे, सब मेरे भाई भाई करके बात करते थे, तो वो तो कोई मेरी रिस्पेक्ट भी करते थे, दो भाई करके, और उनसे काम भी करवा लेता था, लेकिन हो ही ना, लेकिन फिर भी लोग मेरे रिजल्ट्स क्यों खराब हो रहे हैं, ये एक सिचुएशन सामने आ गई। तो रिकैप ऑफ दिस स्टोरी मैं दोबारा से आपको बता दूं, रिवाइंड करता हूं। इमरान उस्मानी, फवाद सिद्दीकी चले गए, इमरान साहब बहुत ज़्यादा खुद कंप्लेंट अटेंड करना शुरू कर दी, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि करें क्या, एंड नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स इन्वेस्टिगेट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये आपको अब मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ये कैसे स्टडी आपके सामने है। अप्लाई योर मैनेजरियल एंड टीम लीडरशिप या लीडरशिप स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस है, आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, व्हाट डू यू थिंक कि हुआ क्या, आप क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए था। वेरी क्विक हम इसको अगर देखा जाए तो हम तीन इसमें स्प्लिट कर लेते हैं इस केस स्टडी को, इसके रिजल्ट्स को, कि हम किस तरह उसको लेके चलते हैं और क्या आप बताएंगे। एक तो चीज़ ये है कि हमने देखना है कि मैनेजमेंट साइड्स पे क्या हुआ, 1 2 3, फवाद साहब 1 2 3 उनकी क्या गलती थी या अच्छाई थी, और प्रोमोटेड मैनेजर इमरान उस्मानी 1 2 3 उन्होंने क्या ऐसा कर दिया, आप उसकी जगह होते या आपको एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के लिए स्टडी करने के लिए केस स्टडी दी है, तो व्हाट यू थिंक कि ये क्या हुआ। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा जल्दी, वेरी क्विक, हम चैट बॉक्स में एक एक चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें और अपने बेस्ट जो आप समझते हैं वो एक एक चीज़ को आप बताना शुरू करें, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं इस केस स्टडीज के बाद हम अपने ट्रेनिंग को। अगर कोई चीज़ आपको रिपीट करनी होगी तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, वैसे ये बिल्कुल क्लियर है, ये आपको पूरी स्नैपशॉट दिखा दिया है, ये आपको रिव्यू कर सकते हैं ये हुआ क्या। कोई अगर चैट के अलावा
रेज हैंड कर लिया, अगर आप कोई अपनी डिस्कशन भी करना चाहते हैं तो जल्दी से आप बता भी सकते हैं। मैं आपको एक्चुअली जो ये केस स्टडी बता रहा हूँ, इस केस स्टडी के बाद आप मैनेजमेंट के टेक्निक्स, लीडरशिप्स की टेक्निक्स और इतनी सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगी कि आपको समझेंगे कि आप एक जो कहते हैं शॉर्ट एमबीए आप करके आ गए। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसमें हुआ क्या, और जो आपको सिनेरियो में बता रहा हूँ इससे आप बहुत चीज़ें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। एनीबॉडी कोई है? नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कोई नहीं, फ्रीज हो गए सब लोग। जी मुनीर साहब, delegation of his own duties after manager, good. Lack of managerial skills, definitely managerial skills इनकी वीक थी जब भी इन्होंने ये चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन इसी को हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी मैनेजरियल स्किल्स उनकी वीक थी या किस एरियाज को उन्होंने सही तरह से एड्रेस नहीं किया, उसी को हम यहाँ पे स्टडी को देखना चाह रहे हैं। ही वॉज अ गुड वर्कर बट नॉट अ गुड मैनेजर। साजिद साहब वेरी गुड। और कोई? सक्सेशन प्लानिंग मुनीर साहब कहते हैं नहीं थी, राइट। और कोई? मैं एक्सपेक्ट करूंगा तकरीबन 23 लोग हैं यहाँ पर, सब लोगों से कोई फीडबैक आए जल्दी से, क्योंकि अदरवाइज सुपर ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ जस्ट एक आप सुनने की तरह से हो जाएगी, आपको इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और ना हम इसका कुछ सीख सकेंगे। द मैनेजर इमरान वाज टू फ्रेंडली एंड डिड नॉट पुट बर्डन ऑन अदर कोलीग्स। दिस इज डेलीगेशन का प्रॉब्लम था, वेरी गुड। ही वाज वर्किंग as per his expertise, good technical skill but lack of people management. Imran was not set his new goals. He was too friendly with other workers. Management promoted Imran but did not provide him managerial training and proper for the team. He lacks leadership skills. Okay जी। और कोई? मुझे साहब, टीम वर्क एंड नो टास्क ओरिएंटेड। अच्छा, ये जो अब मैं सिनेरियो आपको जो दिया है, इस सिनेरियो में आप अपने हिसाब से खुद भी एनालाइज करिएगा और आप इस जगह पे अपने आप को रख के देखिएगा कि व्हाट यू थिंक कि आपके पास ये सिनेरियो है, आप इस पोजीशन में होंगे कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज जो आपको अगर परफॉर्म करने के लिए दी जाती टास्क में, हम इस वक्त क्रिटिसाइज तो कर लेंगे क्योंकि दिस इज अ क्रिटिसाइज करने की बात की है कि इसमें ये नहीं था, इमरान साहब में ये नहीं था, फवाद साहब में ये नहीं था। लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग, खुद ऑन बंदा जब चला रहा होता है तो उस वक्त जो सिचुएशन आती है, दिस इज अ लीडरशिप स्किल्स जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जब बंदा खुद ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो पता चलता है कि अब हमने डिसीजंस क्या लेने हैं। तो आप लोगों से यही चीज़ है कि आप इन जो चीज़ सिनेरियोस की बात की जा रही है, या अपने अपने क्वालिटीज़ को भी देखें कि क्या ये चीज़ मैं इस पे उतरता हूँ, क्या ये चीज़ मैं करता हूँ, या मेरे कोलीग्स या मैं इसको करना चाहता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे हम लर्निंग कर्व देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, उन चीज़ों से क्या देख सकते हैं। टीम वर्क एंड नॉट टास्क ओरिएंटेड हो गए लास्ट। ओके जी, लास्ट में सिर्फ सबके लोगों के आगे रिप्लाई, आगे चलते हैं चलें। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने बताई कि टास्क ओरिएंटेड भी नहीं थे, टीम लीडरशिप स्किल नहीं थी, और जो है वो मैनेजमेंट प्रमोटेड इमरान बट डिड नॉट प्रोवाइड हिम रिप्लेसमेंट ऑफ हिज ऑन ड्यूटीज।
वही बात है कि देखें अनसर्टेनिटीज जो है वो इस डिपार्टमेंट में हो रही हैं, और ये हर डिपार्टमेंट में इस तरह होता है। सक्सेशन प्लानिंग की हम जब बात करते हैं नॉर्मली एक बात होती है, लेकिन आजकल के सिनेरियो में इतना ज़्यादा सक्सेशन प्लानिंग का रुझान नहीं होता, क्योंकि बहुत जगहों पे अच्छे परफॉर्मर को पिक कर लिया जाता है, और वो सिनेरियो अब डिफरेंट होते जा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, मैं अगर एमएनसी की बात करूं, सीमेंस की बात करूं, बहुत सी जगहों पे हमारे यहाँ भी सक्सेशन प्लानिंग ऐसा कॉन्सेप्ट हर वक्त नहीं होता है, कहते जरूर थे लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अच्छे बंदे जो हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, उनको अच्छी रिक्वायरमेंट मिल रही होती है, अच्छी पे स्केल मिल रही होती है, चले जाते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं और हो रही हैं। ओके जी, चले वेरी क्विक, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक एम्फेसाइज करता हूँ कि हुआ क्या है और क्या हो सकता था। जब हमने बात की सबसे पहले इमरान उस्मानी की, दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। इमरान साहब की पर्सनल ग्रोथ टेक्निकल साइड पे ऑफ कोर्स है, सब कुछ है, लेकिन उनकी अपनी लीडरशिप के हवाले से पर्सनल ग्रोथ और एरियाज पे नहीं जिस एरियाज पे होनी चाहिए थी। बहुत सारे स्किल सेट उनके पास नहीं थे, जिस पे भी मैं फोकस करूंगा, आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, और हम ये देखेंगे कि जब हमें कोई मैनेजर रोल मिलता है और टीम लीडरशिप रोल मिलता है, जब हम को हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डूइंग टू लीडिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। डूइंग और लीडिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं इंडिविजुअल, वी आर गुड इंडिविजुअल परफॉर्मर। समटाइम जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। सेल्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे सेल्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मैं अपने इंडिविजुअल कोई परफॉर्मेंस की बात करूँ करता हूँ। लेकिन जब इंडिविजुअल रोल से हमें जो है टीम रोल में दिया जाता है और टीम लीडरशिप की बात की जाती है, वहाँ पे हम जो है स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें काम करना से ज़्यादा काम करवाना होता है। जो काम मैं खुद कर सकता था, लेकिन वही काम मैं जब दूसरों से करवाऊंगा, एंड दिस इज द स्किल जो रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशली वो लैकिंग होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ सिल्क हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डूइंग टू लीडिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। करना और करना करवाना बहुत मुश्किल अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है जब हम लीडरशिप और टीम की बात करते हैं, टीम लीडरशिप की बात करते हैं। एक यहाँ पे एस्पेक्ट और है, चेंजिंग रिलेशनशिप। कोई इस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश करेगा कि चेंजिंग रिलेशनशिप से क्या मुराद है। यहाँ पे इमरान उस्मानी के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि चेंजिंग रिलेशनशिप का जो है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एस्पेक्ट जो है वो कुछ इस तरह होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में, से पहले मैं अपनी किसी नॉर्मल बात करूँ कि जब हमारे दोस्त घर में, स्कूल के फ्रेंड, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड, जब हम उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे रिलेशनशिप चेंजेस हो रही होती हैं, यानी जब हम पता चला कि वही दोस्त की शादी हो गई, अब वो रिलेशनशिप में चेंज आना शुरू हो जाता है, और आना पड़ेगा। यहाँ पर जब एक एस्पेक्ट देखा गया इमरान उस्मानी साहब के इसमें, कि जब उन्होंने वही चेंजिंग रिलेशनशिप हुई, तो उन्होंने वो चेंजिंग रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस लाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करना ख़त्म कर दी, या उनकी बात को उस तरह से ऑन नहीं किया जिस तरह से ऑन करना चाहिए। यहाँ पे बहुत थिन लाइन होती है जब आप ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को चेंज कर रहे होते हैं। एरोगेंट नहीं होना पड़ता। बहुत टीम लीडरशिप में जब बात करते हैं कि कोई टीम मैनेजर रोल पे बंदे की पोजीशन आती है, प्रमोट कर दिया जाता है, और वही कुलीग्स उनके साथ पहले जब काम करते थे और वो इनके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं, उनसे काम लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और आहिस्ते आहिस्ते इसको चेंज करना पड़ता है कि आपको रिलेशनशिप में किस तरह डिस्टेंस लाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उनके साथ बदतमीजी करें, आप उनसे बात ना करें, लेकिन उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत पड़ती है कि नाउ मेरा रोल चेंज हो गया है, अब मुझे सब ड्यूटीज ज़्यादा दूसरी मिल गई हैं, तो मैं ऐसे से वो उनको खुद ब खुद एहसास दिलाने में ये की ज़रूरत पड़ती है।
इसी के मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अगर नॉर्मली जिस तरह हम बात करें दोस्तों के लिहाज से, कि दोस्त जो है वो अक्सर देखा कि रात भर दिन भर उनके साथ आप 12-12 बजे तक बैठे हुए हैं और गपशप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं दोस्त में से किसी एक दोस्त की शादी हो जाती है, और वो शादी के बाद जो है वो आप उससे मिलें और कहेंगे यार चलो बैठते हैं गपशप लगाते हैं बाहर, तो आप देखेंगे कि वो दोस्त आपको कहेगा नहीं यार अभी तो छोड़ो यार, अभी तो भाभी नाराज हो जाएंगी, अभी तो नई नई शादी हुई है। ऐसे ऐसे से क्या होगा कि आप वो रिलेशनशिप में खुद ब खुद डिस्टेंस लाना शुरू कर देंगे और लाना पड़ेगा, और उस तरह जो है वो आपको एक माहौल से दूसरे माहौल में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जब आप एक लीडरशिप की पोजीशन संभालते हैं और आपको जो है वो किसी रोल में, नए रोल में आपको लोगों से काम करवाना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट कि आपने किस तरह इसको ऐसे ऐसे स्लिप थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हुए रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें था। इसके अलावा जो है डेलीगेशन की बात सब लोगों ने की इसमें, कि डेलीगेशन का एस्पेक्ट जो था बहुत, कि वो इफेक्टिव डेलीगेशन नहीं थी, लेकिन इफेक्टिव डेलीगेशन क्या हो सकती है ये भी दिया जा सकता है, क्योंकि इमरान उस्मानी साहब ने जो भी काम कर रहे थे वो खुद कर रहे थे, वो डेलीगेट नहीं कर रहे थे। डेलीगेट करने से मुराद ये है कि उन्होंने जो है वो सारे काम, बजाय इसके कि उस वक्त कस्टमर्स को, या उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कस्टमर के काम ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसे ऐसे से अपनी उन टास्क को डेलीगेट करते जो लो प्रायोरिटीज के टास्क थे और हाई प्रायोरिटीज के टास्क वो खुद रखते। ये इफेक्टिव डेलीगेशन की टेक्निक्स होती है जो मैं आपको अगली स्लाइड्स में कुछ दिखाऊंगा। नॉर्मल डेलीगेशन में जो होता है वो आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप सारे काम करेंगे, लेकिन आहिस्ते से आपने डेलीगेट करके वो प्रायोरिटीज वाले टास्क खुद रखते हैं, हाई प्रायोरिटीज के लो प्रायोरिटीज के टास्क आपने शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ये वो एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छे मैनेजर और एक टीम लीडर बनना शुरू हो जाते हैं, कि आप किस तरह करते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा गया है, मैनेजर्स जब आप पोजीशन पे आते हैं, टीम लीडरशिप पे आते हैं, कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं सारे काम मैं खुद कर लूँ क्योंकि मैं पहले भी करता था, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ती है कि वाई आई एम प्रोमोटेड, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रमोट क्यों किया है। मुझे प्रमोट किया है मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, मसले को हल करने के लिए, लेकिन अगर मैं एक काम जो मैं करता था वो दूसरे से करवाऊंगा, तो ये डेलीगेशन की हमें एस्पेक्ट को अभी समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम किस तरह डेलीगेट करें टास्क को, दूसरे को सारे टास्क थोपना भी शुरू नहीं करते, जिसको कहते हैं टॉपी ट्रांसफर करना शुरू कर दी हर टास्क की, ऐसा ना हो। ओके जी, यहाँ पे आप फाइनली आखिरी जो था जो हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का तो एस्पेक्ट हो सकता है एक अलग, इसमें नहीं था। मैं अभी अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपको कोई रोल दिया जाता है मैनेजमेंट साइड पे, और इम्पोर्टेंट उस एस्पेक्ट से मैनेजमेंट की यहाँ पे क्या लैकिंग थी, कि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको एक्स्ट्रा पुश करवाया जाता है। एक्स्ट्रा पुश जो है वो सपोर्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट साइड पे, कि आपने कोई फंक्शन के लिए उसको एक्स्ट्रा पुश दिया मैनेजमेंट ने, कि आपको, आपके साथ हम खड़े हुए हैं, आप ये रोल संभालें। उसके बाद जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है, उसको उस प्रॉब्लम के साथ उसको सपोर्ट दी जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्स्ट्रा पुश। तो मैनेजमेंट साइड पे जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसने देखना होता है कि बंदा जो है वो अभी फुल पैडल साइकिल के चला सकता है या थोड़ा सा उसको हाथ लगाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत पड़ती है आपको एक्स्ट्रा पुश के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन था मैं इसको देख लेता हूँ। डियर सर, सम टाइम्स सिनेरियोस to any others not happy to this। ओके जी, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर में, कि आप जब प्रमोट कर दिया जाता है तो स्टाफ खुश नहीं होता। यही रीज़न है जिसकी वजह से आपने वो जो बात कर रहा था आपसे, चेंजिंग रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है वो यही है। आपने अपने स्टाफ को, अपने टीम को किस तरह से बताना है कि यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, लेकिन मैं वही हूँ जो पहले था, ये बताना भी है, और आपने ये चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट वाले जो सर्किल में आप आ गए हैं वो आपको बताना भी है कि मैं अब दूसरे ऑर्बिट में आ गया हूँ, पहले ऑर्बिट से निकल के। तो ये दोनों ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है आपको मेंटेन करने की जरूरत होती है, कि आपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जब निकल जाता है बंदा, तो आपने पुराने ऑर्बिट के साथ भी रहना है ऐसा ऐसा। इसको कहते हैं शेयरिंग, जो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, अगर फिजिक्स आपने पढ़ी होगी सब लोगों ने टेक्निकल साइड पे, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है शेयरिंग बेसिस पे ना, कि हम शेयर कर रहे हैं ऐसा से। ऐसे शेयरिंग करने के बाद जो है वो हम जो है मूव कर जाते हैं हायर ऑर्बिट पे।
तो यहाँ पर यही होता है कि आपको जब लोगों को अगर मनवाना है, लोगों के साथ आपने काम करना है, तो उनको ये भी एहसास दिलाना है कि मैं वही हूँ जो पहले था, और आहिस्ता-आहिस्ता आपने शिफ्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो आपके साथ जो है वो पता चला कि यार प्रमोट हो गया आपने और बहुत ज़्यादा आप में एरोगेंट हो गए, आपके एटीट्यूड चेंज हो गया, और वहीं पे टीम आपके साथ काम करना बंद कर देगी, कहेंगे यार ये तो इसकी तो एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गई है। और ये बहुत जगहों पे देखा गया है। शुरू में नए नए लीडर्स जो होते हैं वो उनके यही होता है कि वो अपने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, जैसे इमरान उस्मानी साहब के इसमें हुआ। ओके जी, दिस इज यहाँ तक तो हमने स्टोरी को आगे लेके चले, केस स्टडी, दिस इज अ रियल केस स्टडी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाउ जी, मैंने आपसे कहा था कि इस कैरेक्टर में इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। बाय द वे, वेयर इज अली? इस कैरेक्टर में हमने सब कुछ मैं बताया, लेकिन कहीं आपको अली नजर आया इस कैरेक्टर में, इस स्टोरी में? सॉरी, किसी ने थोड़ा सा पूछने की कोशिश नहीं की कि सर आपने 3 कैरेक्टर के बारे में तो बता दिया, 2 कैरेक्टर के बारे में हमने डिटेल बताया, एक कैरेक्टर अली जो है उस कैरेक्टर में कहीं नजर ही नहीं आया, और स्टोरी जो है वो एंड हो गई। शफकत नो अली, तो अली कहाँ गया? अली को पूरा एक स्टोरी के कैरेक्टर बताया गया था कि 3 कैरेक्टर हैं स्टोरी में, तो अली साहब गायब हैं। ओके जी, तो नॉर्मली ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम बात कर रहे हैं, अभी स्किल सेट पे बात करूंगा, ये है आपकी इफेक्टिव लिसनिंग स्किल या एक्टिव लिसनिंग स्किल। ये वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो एक मैनेजर और टीम लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। ये सारी आप इस स्टोरी में, इस केस स्टडी में आपको सारी चीजें नजर आएंगी कि क्या होना चाहिए। और क्योंकि ये वो स्किल सेट अभी आपको मैंने अगर बता के अली नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि अली कहाँ गया, लेकिन एक्टिव लिसनिंग अगर आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो जब आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होता है कि सर दिस इज अली, वेयर इज अली, आखिर में एंड हो गया। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो लीडर्स अपने लैकिंग हो जाती है, लीडर्स अपनी मिस कर जाते हैं अपने मैनेजर और लीडरशिप रोल्स को इम्प्रूव करने में। अली हैज नो मैनेजर स्किल, परहैप्स दे हैड नो व्हाई, ओके व्हाई नो अली। तो अली जो है वो बेसिकली इस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इस केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और अली जो है वो, क्योंकि अली को अपनी स्किल सेट का पता था, और अली जो है वो ने अपनी स्किल सेट पे काम करना शुरू किया, टेक्निकल स्किल्स तो उसकी स्ट्रांग होती गई, साथ साथ उसने अपनी लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस किया कि क्या लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, एक डिपार्टमेंट के रोल्स को एड्रेस करने के लिए। और इस तरह वो अली जो है वो ऐसे अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रह गया, और उसने जो है वो प्रमोट हो गया एज अ मैनेजर कुछ 1 साल के ड्यूरेशन में, और मतलब मैनेजर और टीम लीडर वो ही हो गया। और जो इमरान उस्मानी साहब जो उसके अंडर में, अली उनके अंडर में काम करता था, नाउ इमरान उस्मानी साहब उनके अंडर में आ गए, और इमरान उस्मानी जो है वो उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया अली के। और अली ने अपनी जो है स्किल्स सेट पे इतना ज़्यादा काम किया, उसने लीडरशिप स्किल्स पे काम किया, उसने पीपल मैनेजमेंट पे काम किया, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, टीम लीडरशिप पे काम किया, लोगों के साथ काम किया। तो इन सब स्किल्स के साथ जो है वो नाउ ही इज़ अ प्रमोटेड एज अ मैनेजर। और इस केस स्टडी में थोड़ी सी मैंने सिर्फ ट्रिमिंग की है, नाम अली की जगह यहाँ पे अहमद था, और इमरान उस्मानी रियल थे, फवाद साहब रियल थे, और अली की जगह इसमें अहमद नकवी की केस स्टडी है। ये सिमिस पाकिस्तान में रियल केस स्टडी थी, थोड़ी सी इसमें मैंने सी मैनिपुलेशन की है, अदरवाइज इमरान उस्मानी साहब बाद में मुझे रिपोर्ट करने शुरू कर दिए थे, और दिस इज अ रियल केस स्टडी ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपको प्रमोट, आपको अपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, तो आपने अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। तो आप जो है वो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। एंड दिस इज द कोर एरिया जहाँ पे आपने उन एरियाज को देखना है कि किन किन एरियाज पे हम काम करें। तो जो अली ने किया, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ अली कौन कौन स्किल्स पे काम उसने किया। कोई क्वेश्चन अभी तक है इसमें मजीद? अगर आप यहाँ पे अगर स्टडी में आप, फिर आप मैं आगे लेके चल दूंगी, नेक्स्ट स्टेप में आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, नाउ एक रिसर्च है हार्वर्ड
यूनिवर्सिटी की स्टैनफोर्ड कैर्नेज फाउंडेशन है, स्टैनफोर्ड की रिसर्च है, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में हुई है, और इस केस स्टडी में ये बताया गया है कि योर जॉब सक्सेस या आपकी कॉर्पोरेट में या किसी भी जगह पे आपको जो सक्सेस फैक्टर है वो 85% आपको मिलता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से, एंड 15% आपको सक्सेस का फैक्टर होता है वो आपके टेक्निकल या हार्ड स्किल्स की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि हमें 15% ये नहीं है कि हमें सिर्फ 15% को छोड़ने 85% पे काम करें। 15% तो आपने करना बढ़ाना है उस 50% पे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस में और लीडरशिप्स में जब हम बात करते हैं या मैनेजर स्किल्स की बात करेंगे तो हमें वो 85% फोकस एरिया होगा जिसमें हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी काम कर रहे हैं वो हमने पीपल मैनेजमेंट करनी है, हमने कम्युनिकेशन करनी है, हमने जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सी जगहों पे हमें हार्ड स्किल या टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है, इसको ये नहीं कह रहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट स्किल्स पे अपने आप को ज्यादा ग्रूमिंग करेंगे तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आप सब लोग प्रोफेशनल हैं और मेरे ख्याल से सब लोगों ने इंटर भी किया होगा। ये कोई मुझे बता सकता है कि एनीवन आप लोगों ने जो इंटर किया होगा उसमें किसने लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी अपने इंटर में या अपने सेकेंडरी? आपने किसी ने इंटीग्रेशन पढ़ी? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? ये बताएंगे? यस, पढ़ा है नोमान साहब ने। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उनमें कितनी जगह आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी है, आपको अपनी इस टेक्निकल साइड, अपनी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? कहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम या आपने जो है वो अप्लाई किया है इंटीग्रेशन अपनी कॉर्पोरेट लाइफ या कॉर्पोरेट जर्नी में, जहाँ पे आप एचआर के रोल में हैं, जहाँ पे आप मैनेजर रोल में हैं, कहीं अप्लाई हो रहा है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग या आपकी एबिलिटी तो बता सकती है इंटीग्रेशन और ये चीज़ें, लेकिन इससे सिंपल जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने फोकस आपने अपनी स्किल सेट को करना है तो सॉफ्ट स्किल्स पे आपने काम करना होगा। टीम लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स को हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जो ज़रूरत पड़ रही है वो इन स्किल सेट की ज़रूरत पड़ रही है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है और उस पर हम काम ही नहीं करते। सही तरह से हमें पता होता है कि यार ये होना चाहिए, नाम तो सबको पता होंगे, लेकिन बेसिकली इसको हम किस तरह लेके चलें, ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि हर स्किल्स को हम किस तरह से देखें। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमें जो है वो स्किल अपनी 85% जो हमने अगर देखनी है तो हम सॉफ्ट स्किल पे काम करें। अब सॉफ्ट स्किल पे जब काम करने की बात होती है तो ये, अच्छा बाय द वे मैं आपको जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से या अनसर्टेनिटी की बात करता हूँ, तो सारी स्किल्स वही होती हैं मैनेजमेंट रोल में और टीम लीडरशिप में जो आप क्राइसिस के वक्त भी आपको चाहिए होती हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपको ऑन द इन द सेंस ऑफ क्राइसिस, इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस और अनसर्टेनिटी के तौर पे आपको अपनी स्किल सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं सारी स्किल्स को। जैसे आज पेंडेमिक है या आज कल हम अगर कोरोना की बात करें, कोविड की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी सिचुएशन में अनसर्टेनिटी की बात करें, क्योंकि कोविड तो अभी आया, इससे पहले मुल्क में 2 साल या 1.5 साल में भी ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रही है, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, या कोई भी हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, अक्सर चेंजेस आती हैं, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो उन सिचुएशन में हम लोग जो लीडर्स होते हैं उनका जो रोल होता है वो यही होता है कि जितनी भी स्किल्स उनके पास हैं वो सारी एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिव हो जाती हैं और मैक्सिमम लेवल पे वो स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक सिनेरियो होता है इन स्किल्स का इस्तेमाल करने का इस सिचुएशन में, इन क्राइसिस में। अदरवाइज हर जगहों पे हो सकता है कि नॉर्मल सिचुएशन में वो स्किल्स जो है वो आपकी लो प्रोफाइल पे चल रही होगी या आप उसको इतना इस्तेमाल नहीं करोगे। लेट से मैं बात करूं, नॉर्मल सिचुएशन में आपने जो है वो ये स्किल जो है वो आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या क्रिएटिव स्किल्स वाली होती है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है कम इस्तेमाल में आ रही हो।
लेकिन अब हमें ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो इस लिहाज से हमें इस सारी स्किल्स को एक्टिव करने की ज़रूरत है, और सारी स्किल जो हम सीख रहे हैं अभी, तो उसको देख लेते हैं अभी हम कौन कौन से स्किल्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर टीम लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट है, कोर स्किल्स। अच्छा, सक्सेस फैक्टर्स की मैं बात कर लूँ अब, अगर आपको स्किल्स से पहले कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा एज ऑर्गेनाइजेशंस में भी या पर्सनल ग्रोथ के हवाले से भी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, सक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो 3 ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये स्किल से पहले अगर इसको देखा जाए तो ओनरशिप, क्रिएटिंग वैल्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच। ये वो 3 एरियाज हैं जिसमें आपको के जो हम कहेंगे जिसकी ये बेसिक्स हैं। ओनरशिप अगर हम नहीं लेंगे किसी भी चीज़ की, किसी भी एरिया में, हम चाहे बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हम जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हम किसी भी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकते। तो ओनरशिप लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग हमेशा से सक्सेसफुल होते हैं, या क्योंकि टीम लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो टीम लीडर में चंद लोगों में से एक बंदा जो है टीम लीडर बनेगा। चंद लोगों की टीम लीडर में से एक बंदा जो है वो लीडर बनेगा, उन्हीं का मैनेजर बनेगा। तो सब लोगों में से वो लोग, एक ही बंदा आगे जा रहा है, बाकी क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जो फैक्टर होता है इसको कहते हैं सक्सेस फैक्टर। वो सक्सेस फैक्टर जो है वो बन रहा है आपका ओनरशिप से। आपके इदारों में भी, और जहाँ पे मैं काम करता हूँ या दूसरे इदारों में मैं देख के आया हूँ, बड़े बड़े मैनेजर, जीएम, ऑनर्स, लेकिन उनमें सिर्फ एक लैकिंग है, या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि ओनरशिप नहीं लेते, ब्लेम शिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि वो कामयाब नहीं होते। ओनरशिप में एक आपसे शेयर करता हूँ वाकया। दो दोस्त एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन से स्विच किया, और उन्होंने जो है वो, एक ने अपना कारोबार शुरू कर दिया और दूसरे ने जो है वो कहीं जॉब शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो मिले तो देखा कि जिसने कारोबार किया था तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने अपनी एक लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई इसकी, और जो जॉब कर रहा था वो मिला तो तकरीबन वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से जैसे चल रही थी वैसे गुजारा। तो उसने कहा यार तुम तो बड़े लकी हो, और तुमने तो अपना जो है वो कारोबार भी किया और तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो उस बंदे ने, जो सक्सेसफुल बंदा हुआ था, उसने सिर्फ ये बोला कि देखो मुझे याद है कि तुम और मैं दोनों ने एक साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, निकले भी हम साथ थे, लेकिन तुम उस वक्त भी ऑनरशिप नहीं लेते थे अपने काम की, और मैं उस वक्त भी ऑनरशिप लेता था अपने काम की, चाहे मैं जॉब करता था। और वही चीज़ जो है वो मुझे चेंज कर दिया। तुम्हें याद होगा कि मैं एक दो दफ़ा जो है वो, हम जब अपने रूम से निकल के लंच पे जाते थे तो हम रूम का एसी जो है खुला छोड़ के आ जाते थे, और मैं जाता था कि यार वो मैं बंद करके आ जाऊँ लाइट्स और एसी, बिल आएगा कंपनी का। लेकिन तुम कहते थे कि नहीं यार कोई मसला नहीं, छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हम ये तो आ रहे हैं वापस, कंपनी पे तो कर रही है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक द ओनरशिप। अगर वो आपकी अपनी कंपनी को आपके हैसियत से चलाते तो वो जो है बंदे, उसको जो है वो आप बंद करके आते, बिल आता। लेकिन दोनों में ये माइंडसेट में फ़र्क है ओनरशिप लेने का, और ये वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक 10 बंदों में से एक बंदा मैनेजमेंट के रोल पे आता है, मैनेजर के रोल पे आता है, टीम लीडर के रोल पे आता है। सेकंड जो चीज़ है वो क्रिएटिंग वैल्यूज़। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी क्रिएटिंग वैल्यूज़ नहीं करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, बंदा जो है वो सक्सेस के सीढ़ी पे चढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको एक चीज़ के लाख रुपए मिल रहे हैं सैलरी, और उस लाख की बजाय आप सिर्फ लाख का काम करके दे रहे हैं, तो यू आर नॉट डूइंग नथिंग, आप उसकी जगह सेम चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो लाख की जगह 1.5 लाख का काम करके दे रहे होते हैं। वो जो 50,000 है वो वैल्यू क्रिएशन की तौर पे होता है, एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ करके दे रहे होते हैं जो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो करके दे रहे होते हैं बगैर बताए हुए। और दिस इज द फैक्टर, सक्सेस फैक्टर, कि वो लोग मैनेजर से, नॉर्मल से हट के जो है वो आगे की पोजीशन पे आ जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं।
यही वो चीज़ होती है जिसकी बेसिस पे वो बंदा हैंडल कर रहा होता है क्राइसिस को भी और सिचुएशन को भी, क्योंकि इन सिचुएशन में उन्हीं लोगों को चांस मिलता है जो ऑनरशिप लेते हैं, जो अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हालात में लोग वैसे के वैसे ही होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो दिस इज द एरिया, ये दो चीज़ें हैं। थर्ड वन जो होता है, जो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो है रिएक्टिव माइंडसेट और प्रोएक्टिव माइंडसेट। क्राइसिस के दौर में भी और नॉर्मल सिचुएशन में भी हमारा जो माइंडसेट होता है वो रिएक्टिव माइंडसेट होता है, जबकि हम जो है वो प्रोएक्टिव माइंडसेट वाले लोग कामयाब होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ये वो चीज़ें होती हैं जब आप अगर मैं बात करूं पैंडेमिक, ये क्राइसिस की सिचुएशन में या किसी भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो जो रिएक्टिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने में बहुत जल्दी कर देते हैं और उसको जो है वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं। जबकि प्रोएक्टिव माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो चीज़ को एनालाइज करते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद उसका हल निकाल रहे होते हैं। ये फ़र्क होता है एक लीडरशिप के रोल में, क्राइसिस के, स्पेशली क्राइसिस में। सिंपल एक और मैं आपको वाकई इसी तरह बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट में, ये 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से है कि एक रेस्टोरेंट में जो है वो एक खातून जो है वो सूप पी रही थी, तो एकदम से जो है वो उनकी टेबल पे एक कॉकरोच आके गिर जाता है। वो खातून बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती हैं, हाथ वो मारती हैं, तो वो टेबल पे जो है उनका बाउल भी गिर जाता है, वो भी पूरी टेबल ख़राब हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू हो गई और बिल्कुल वहाँ का माहौल पूरा ख़राब कर दिया। जब उन्होंने हाथ पाँव मारे तो वो कॉकरोच जो है उड़ के वेटर की कोट पे जाके गिर जाता है। तो वेटर जो है वो सिंपल कुछ भी नहीं करता, 2 सेकंड के लिए काम होता है, देखता है और आहिस्ता से जो है वो कॉकरोच को पकड़ता है और साइड में गिरा दे के मार देता है। दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं। एक में रिएक्शन हुआ जिसकी बेसिस पे एक पैनिक क्रिएट हुआ और वो टेबल पे भी गन हो गई और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। सेकंड प्रोएक्टिव अप्रोच में सिचुएशन को एनालाइज किया गया, देखा गया और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसका एक्शन लिया गया और दोनों में बहुत फर्क होता है। दिस इज अ माइंडसेट, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव माइंडसेट। तो ये 3 वो एरियाज हैं जो सक्सेस फैक्टर की सीढ़ी हैं आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में स्पेशली। क्योंकि हम क्राइसिस में रिएक्टिव अप्रोच वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ टॉक्सिक कल्चर क्रिएट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन प्रोएक्टिव लीडर जो होते हैं वो सिचुएशन को देखते अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे होते हैं। नाउ अब हम जब स्किल्स की बात करते हैं, ये स्किल्स मैं थोड़ा सा ब्रॉडर करते जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये वो एरियाज हैं जो अली के मैं बता रहा हूँ आपको सारे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जो बोली जाती है, ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन होती क्या है एंड द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी या नॉर्मल क्राइसिस में वो क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपके साथ एक 3 पिक्चर्स नजर आ रही हैं। इन पिक्चर्स में आप देखेंगे, इसको कहते हैं अंडरस्टैंड फिल्टर इफेक्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम फिल्टर इफेक्ट की बात करते हैं तो एक फिल्टर हमने लगाया तो उसकी वजह से जो मेरी पिक्चर है नॉर्मल से वो हटके और बुरी हो गई, और दूसरा मैंने फिल्टर लगाया जो ब्यूटी फिल्टर है, तो मेरी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, साफ सुथरी नजर आ रही है, चेहरे के दाग वाग भी खत्म हो गए। दोनों जो चीजें हैं वो फिल्टर इफेक्ट हैं। एक को फिल्टर से चेंज हो गया, ब्यूटी में हो गया, दूसरा जो है वो थोड़ा अगली हो गया। एंड दिस इज अप्लाइड इन कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो हम कहते हैं when to communicate, what to communicate, why to communicate, and this is all about your power of words. सिचुएशन जब हम क्राइसिस में बात करते हैं, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन की बात करूंगी, और मैं जब सिमिंस की बात करूंगी कि आज से 10 साल तकरीबन जब मैं छोड़ी सिमिंस, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही थी, डिपार्टमेंट बंद हो रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट भी जाहिर स्विच ऑफ हो गया, तो फिर हमें छोड़ना पड़ा।
लेकिन होता क्या है कि जब अनसर्टेनिटी चल रही होती है तो लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं, एक माहौल ख़राब हो रहा होता है। इसी तरह किसी भी सिचुएशन में आजकल भी देखें कोविड के सिचुएशन में लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आप जो है बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, माहौल चेंज हो गया, लोग निकाले जा रहे हैं। ऐसा है भी, ऐसा नहीं भी है। यहाँ पर जो है वो हमें फ़िल्टर इफ़ेक्ट की ज़रूरत होती है जब हम टीम लीड की बात कर रहे होते हैं, मैनेजरियल स्किल्स की बात कर रहे होते हैं। लेट्स से आपको कम्युनिकेशन किस तरह करनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि अगर कोई आपको मैसेज मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ये अगर अच्छा मैनेजर और टीम लीडर होगा तो वो किस तरह इस मैसेज को पास करेगा। ये होता है कि अगर आपको पता चला कि मैसेज आया कि हमें जो है वो अगले 2 महीने में जो है वो हमें तकरीबन नए जो तकरीबन 5 बंदे निकालने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से। अब ये मैसेज अगर आपको बोर्ड ने दे दिया और पता चला कि ये मैसेज आपने पास ऑन कर दिया कि अगले 2 महीने में हमें 5 बंदे निकालने हैं, कौन कौन होगा ये भी नहीं पता, लेकिन 5 बंदे निकलेंगे। इन दिस सिचुएशन में क्या होगा, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, लोग काम छोड़ना बंद कर देंगे। और यही आपकी एक लीडरशिप के रोल में इंपॉर्टेंस होती है, जो बंदा जो है किस तरह चेंज कर देता है मैसेज को। अगर एक अच्छा लीडर होगा, टीम लीडर होगा, तो वो मैसेज को इस तरह पास ऑन करेगा कि दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, वी हैव अ चांस, वी हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम द बोर्ड कि 5 लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी प्रमोट होंगे आपके टीम में से, और वो लोग प्रमोट होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे इनमें से। तो आपको जो है चांस मिल रहा है प्रमोशन का कि इनमें से वो लोग प्रमोट होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे आपकी टीम में से। एंड दिस इज कॉल्ड योर फिल्टर इफेक्ट, कि आपने अपना फिल्टर इफेक्ट से वो मैसेज जो उनको एक बैड मैसेज था या वो मैसेज था जिससे और काम खराब हो जाता मैसेज की वजह से, आपने इसको ऐसा पेश किया, ऐसे पास ऑन किया जिसकी वजह से उनमें कंपटीशन और बढ़ गया कि यस अब हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि हमारी कंपटीशन बढ़ गया है, रेदर देन हम इसको मैसेज को नॉर्मली अगर मैं इस तरह कहता कि यार 5 बंदे फारिग होंगे आपके और लोगों में से, तो लोग शायद काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो प्रोडक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है। एंड दिस इज द रोल ऑफ द टीम लीडर या मैनेजर का, जो इफेक्टिव मैनेजर का या टीम लीडर का रोल होता है कि आपने जो है वो किस तरह अपनी टीम को लेकर चलना है। when to communicate, what to communicate, why to communicate, it depends upon your filter effect कि आपने पावर ऑफ वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन में, इस एरिया में जहाँ पे मैं आपको लीडरशिप के रोल्स बता रहा हूँ कि अपने जो स्किल्स पे काम करना है। तो आपने जो मैसेजेस देने हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह आपने पास ऑन करना है, किस तरह नहीं करना है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा जो हमने एरिया देखा। इसके बाद जो हमने और एरियाज में भी बात करता हूँ, ये सिंपल फिल्टर इफेक्ट का है कि आप तस्वीर किस तरह आपने चेंज कर दी। अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अली कहाँ चला गया, और एक्टिव लिसनिंग की जो बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा ये समझा जाता है कि गुड स्पीकर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, या गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है जो बहुत अच्छा बोल सकता है। ऑफ कोर्स मेरा काम ट्रेनिंग देना है तो मुझे चुप नहीं रहना होगा, मुझे बोलना है। लेकिन बोलते बोलते मैं आपकी बात ना सुनूं और अपनी बात बोलते जाऊं और आप लोगों की सुनूंगा ही नहीं, तो मैं एक गुड कम्युनिकेटर नहीं होगा। ऑल्दो मैं एक स्पीकर हूं, लेकिन मुझे आपकी बात सुननी भी है। तो हमारा जो अब सिनेरियो होता है एक्टिव लिसनिंग में, हमें बोलना कम से कम होता है, हमें अंडरस्टैंड ज़्यादा करना होता है। सुनना, सुनने के बाद हमें अंडरस्टैंड करना है उसके बाद, और रिएक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। ये एरिया बहुत वीक होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में या लीडर्स में भी बात करूँ, या वो सिर्फ बोलते हैं और डायरेक्शन दे देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वगैरह पूरी डाउन हो जाती है। लोग जो है वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते। ये वो लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लीडर्स हैं जो नॉर्मल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑर्डिनरी मैनेजर्स होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजर्स एक गुड लिसनर होता है, वो अच्छा सुन सकता है, सुनना होता है, इसको अंडरस्टैंड करना होता है दूसरे की बात। तो दिस इज द सेकंड स्किल जो कम्युनिकेशन में जो बात की जा रही है, एक्टिव लिसनिंग, द कोर स्किल्स, जिसको इस पैंडेमिक में सिचुएशन में, इसमें क्राइसिस में और आपको अनसर्टेनिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को और सुनना है बात को।
प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच के भी मैंने बात आपको माइंडसेट की कि वही कि एक माइंडसेट आपका प्रोएक्टिव होता है जो बैठे हुए हैं, रिएक्टिव होता है बैठे हुए हैं, बस जब होगी सिचुएशन तो चली जाएंगे। एक होता है प्रोएक्टिव, पहले से अप्लाई कर लें, पहले से सिचुएशन एनालाइज करें, उसके बाद रिएक्ट करें। तो ये दोनों माइंडसेट होता है, और इस माइंडसेट में अगर आप रिएक्टिव माइंडसेट के हैं तो नॉर्मल ग्रो करेंगे, नहीं अगर आप प्रोएक्टिव माइंडसेट के हैं तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। क्योंकि हमें ये ब्रेन फंक्शन में आपको थोड़ा स्किप कर जाता हूँ उसके बाद। नाउ ये सारी जो अभी स्किल सेट आपको जो बता रहा हूँ, हमें इस क्राइसिस में स्पेशली एम्पैथी, यानी हम क्या फील कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं क्या वो दूसरा भी फील कर रहा है, ये लोगों से जो हम जो सब्जेक्ट है हमारा पीपल हैंडलिंग या पीपल मैनेजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह लोगों को अंडरस्टैंड करा रहे हैं। क्योंकि आप वो फील करेंगे जो दूसरा फील कर रहा है, और वो फील कराने की कोशिश करेंगे कि आप भी वही फीलिंग फील कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे रेदर देन डिस्कनेक्ट होंगे। जो लोग गुड मैनेजर्स नहीं होते, वो सिर्फ बॉस होते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं, गुड टीम लीडर्स होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं लोगों को और एम्पैथी से कनेक्ट करते हैं, वो फील कराने की कोशिश करते हैं कि जो वो फीलिंग कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम लोग नॉर्मल सिंपैथी में बात करते हैं कि किसी की खुदा न खास्ता मदर की डेथ हो गई और वो बड़ा उदास बंदा बैठा हुआ है, तो अगर एक सिंपैथी में मैं मैसेज दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि यार बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारी मदर की डेथ हो गई, क्या हुआ था? वो कहने हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा, तो चलो यार सब्र करो, अल्लाह सबको सब्र करने वालों के साथ है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपैथी मैसेज, और थोड़ा सा इसके साथ बैठ गए। लेकिन जब हम एम्पैथी में बात करेंगे और मैसेज देंगे, दिस इज पावर ऑफ वर्ड्स, किस तरह मैनिपुलेट होते हैं मैनेजर्स से, अच्छे गुड मैनेजर्स के लिए, कि अगर यही कहेंगे कि ओहो यार बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी मदर की डेथ हो गई, क्या हुआ था? कि सर वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। ओहो यार बड़ा अफसोस हुआ, मेरी भी मदर की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। मुझे पता है कि यार कि हार्ट अटैक की डेथ के बाद और मदर की जाने के बाद कितना एक लॉस होता है, और वो मैं फील कर सकता हूँ कि मैं जब मदर को हॉस्पिटल हार्ट अटैक में लेके गया तो क्या सिचुएशन थी। एंड दिस इज अ फीलिंग, द सेम फीलिंग विच यू आर फीलिंग, द अदर पर्सन ने फील। दोनों को कनेक्ट करके सेम स्टेज पे सेम सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो पता चलता है कि आप जो है वो वही फील करवा रहे हैं जो दूसरा फील कर रहा है, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वी नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी इस स्किल्स में, मैनेजर स्किल्स में। नाउ ये वो सारे चैप्टर्स में अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हमें स्पेशली ज़रूरत है लोगों से किस तरह हमने कनेक्ट करना है। ये सारे वो है कि लोग आपके साथ किस तरह इन्फ्लुएंस करें। बाय द वे यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं कि यहाँ जो स्किल्स में आपको एक डिटेल आपको बता दूंगा। ये जो स्किल्स हैं सारी मैं दोबारा से बता दूं। टेक ऑनरशिप, ये क्रिएटिंग वैल्यू और प्रोडक्टिव वाली बात जो की है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, रिलेशनशिप, पीपल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी मैं सारी इसको आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये वो सारे स्किल सेट्स हैं जो आपको नॉर्मल सिचुएशन में तो आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन क्राइसिस में इन स्किल्स को आपको हाई अलर्ट हो जाते हैं, हाई एक्टिवेट करा देते हैं। यानी ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिसकी बेसिस पे जो है वो आपको लोगों के साथ किस तरह लेके चलना है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जब लोग के मोरल डाउन होंगे, लोग जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस पैदा होता है लोगों में, जो है वो आपके साथ जो है वो सिचुएशन में वेल बींग खराब हो जाता है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर फैक्टर्स में आ जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है। तो इन स्किल्स को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है कि हम इसको हाईली एक्टिवेट कर लें इन स्किल्स को इस दौरान में, क्राइसिस के दौर में। यानी इन्फ्लुएंस कैसे करें लोगों से, रिलेशनशिप कैसे हम बनाएं मज़ीद अच्छी तरह से ताकि लोग आपकी बात सुन सकें, और पीपल मैनेजमेंट, ये सारी वो चीज़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं सारी स्किल्स अभी आपको 1 to 1 बता रहा हूँ उसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने एक्टिव लिसनिंग हो गई, प्रोएक्टिव हो गए, और एम्पैथी पे हम आ गए। नाउ अवॉइड क्रिटिसिज्म, ये सारी वो चीज़ हैं जो हम पीपल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं या हम रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं। लोगों के रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग नहीं होते? आप एज अ लीडर या टीम लीडर अगर आप हैं, और या मैनेजर हैं या बॉस हैं, सही है, अगर आपके रवैये में क्रिटिसिज्म है
और वो आपको नहीं पता कि आपके रवैये में क्रिटिसिज्म है, क्योंकि नॉर्मली मैं आपसे कहूँगा कि आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप कहेंगे नहीं करता, या मैं कहूँगा मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, आप कहेंगे नहीं, नहीं करता। लेकिन क्रिटिसाइज़ हम नॉर्मल जाने-अनजाने में करते हैं। किस तरह करते हैं कि अगर हम किसी को सिर्फ़ दोस्तों में ही बात कर लें, कि अगर 2 दोस्त अच्छे हैं या 2 कलीग्स हैं और एक कलीग जो है वो थोड़ा-सा फैटी है या थोड़ा-सा मोटा हो गया या हो रहा है, तो हम बातों-बातों में कह रहे हैं, क्या बात है यार, आजकल तो बड़ा रोटियाँ आटा बड़ा सस्ता हो गया है क्या? ये हम इस टाइप के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने बातों में। हमने कहा तफरीह में बात कर ली थी, कोई मसला नहीं, लेकिन क्या इन चीज़ों से लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे? ये वो है जो पर्सनल अटैक किया जा रहा होता है। लेट्स से मैं खुद अपनी बात करूँ, बचपन में मेरे फेस पे बहुत सारे दाने निकलते थे, जिस तरह लोगों के अक्सर होते हैं, और मुझे उन लोगों से मिलने का शौक नहीं होता था, उन लोगों के पास जाने का शौक नहीं होता था जो मेरे चाहे दोस्त थे या भाई थे या जो भी होते थे, वो कहते हैं यार क्या बात है यार, अहमद आजकल तुम्हारे चेहरे पे दाने हो गए, डॉक्टर को दिखाते नहीं हो? तो ये जो अगर अल्फाज होते हैं, वो क्या मैं नहीं दिखा रहा हूँ डॉक्टर को, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चेहरे से दाने खत्म हो जाएं? लेकिन इस चीज से क्या होता है, आप अवॉइड क्रिटिसिज्म, इससे लोग आपसे डिस्टेंस में आना शुरू हो जाते हैं। यही आपके ऑर्गेनाइजेशंस में है, जब आप लोगों से डिस्टेंस में आना शुरू हो जाएंगे इस टाइप की बातों से, तो लोग आपसे डिस्टेंस में आना शुरू होंगे, आपकी गैदरिंग में आपकी बात सुनने को मना करेंगे, आपके गैदरिंग में जाने की आपकी उस आपके के साथ आपको कहीं भी अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे ऐसे ऐसे आपसे लोग दूर होना शुरू हो गए, किस वजह से? आपके सिर्फ रवैये की वजह से। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पावर ऑफ वर्ड्स, किस तरह मैनिपुलेट होता है। तो अगर हम कहीं क्रिटिसाइज जाने में या अनजाने में कर रहे होते हैं, तो हम अवॉइड करें ताकि हमारे साथ लोग कनेक्ट हो सकें। दिस इज द बहुत कोर एरिया है जब आपके पीपल मैनेजमेंट में लोग आपके साथ किस तरह इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को कराता हूँ अक्सर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, स्पेशली क्राइसिस के दौर में। नॉर्मल में तो हम हैंडल करते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे और हम किसी के जज्बात को या अपने जज्बात को नहीं पहचान सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने ईक्यू को, जज्बाती कैफियत को, और हमें नहीं पता कि हमारे ये जज्बात किस बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं और किस तरह कंट्रोल हो सकते हैं, किस सिचुएशन की वजह से होते हैं, तो हम लूज आवर जॉब्स, हम अपनी जॉब छोड़ सब फारिग हो जाते हैं, हम अपने लोगों के साथ जो है गुस्से में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पता कि हम किस वजह से हमारे इमोशंस जो है वो अनबैलेंस हो रहे हैं। तो हमारे इमोशंस को अगर बैलेंस हमें करना होता है, तो वी शुड बी अ वेरी हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। हमें अपने जज्बात को पहचानने की जरूरत है कि हम कब गुस्से में आते हैं, कब हम डाउन होते हैं, कब हमें जो है वो उदासी होती है, कब हमें जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता हूँ, बॉडी डेथ जिसको कहते हैं, या एपेथी में आ जाता हूँ, यानी मैं कोई कनेक्शन ही नहीं होता दिमागी, और कब मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता हूँ, जोशीला हो जाता हूँ। ये वो एरियाज़ हैं जब जहाँ पे हमें अपने इमोशंस का पता होना चाहिए, अपना और दूसरों के भी, अपनी टीम का भी। तो इन इमोशंस को अगर हम पहचान जाते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए सबसे कोर एरिया ये है कि जब आप किसी से के साथ परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो आपको उनके इमोशंस को पहचानना और अपने इमोशंस के साथ हैंडल करना आना चाहिए। कोई अगर गम में है, तो आपको गम में किस तरह उतरना है, ये आपको होगा। कोई गम से आपको वापस हाई टोन में लेके जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक बंदा बैठा हुआ है, मेरे दोस्त या मेरा कोई कलीग, और वो इसके इमोशनली बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है, आपको आहिस्ता आहिस्ता कैसे इम्प्रूव करेंगे। बहुत सी जगहों पे लोग ये करते हैं कि बहुत उदास है, किसी उदासी चाड़ी डिप्रेशन में है, और उसको कहते हैं चलो चलो गपशप लगाना शुरू कर दी उसके साथ, एकदम से आप समझते हैं ये और ट्रिपिंग आ जाती है। बल्कि लोग कहेंगे यार मैं यहाँ पे उदास हूँ, मेरे साथ तो मसला हो गया है, मेरा सब लूट गया, मेरा बर्बाद हो गया, यहाँ पे तो तुम्हें तफरी लगी हुई है। यहाँ पे बंदा जो है वो और गुस्से में आ जाएगा। तो ये गलत हैंडल हो जाता है बंदा, और उसके बाद कहेगा कि यार ये तो मैंने गलत हैंडल कर दिया। इसको किस तरह हमने इम्प्रूव करना है, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। किस तरह हम अपने आपको इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर है इसमें, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अगर आए तो ताकि ये पता चल सके कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा।
Any question? No question? तो ओके जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि मैं कम्युनिकेशन की अभी आपसे बातें की, इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें की। व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है? नॉर्मल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये दो एरियाज हैं जिसमें हम अभी मैंने आपको बताई भी थी स्लाइड पे। दोनों में कोई फ़र्क है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन में? जो हम अभी कम्युनिकेशन की बातें कर रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन नाउ हम जब लीडरशिप की बात करें तो कोई यस आमिर साहब डिफरेंस आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये कोई क्लियर करना चाहेगा, चाहे तो रेज हैंड करके हम ये अभी चैट बॉक्स में भी आप बता दें, या वैसे रेज हैंड कर लें तो मैं आप सुन भी सकता हूँ। Interpersonal communication deal with our and emotions of others, where normal communication is communicating with understanding others. समीउल्लाह साहब ने ये बताया है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन उसमें ये फ़र्क होता है। इसके अलावा और भी कोई एरिया है मेरे ख्याल से इसमें हम जिसको मैं आप में एम्फसाइज करूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो 1.5 घंटे का एक सेशन में हमारे साथ है और इंशाल्लाह आगे साथ रहेगा, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें वो टिप्स एंड टेक्निक्स आपको पता चल रही हैं। यहाँ पे हम मैनेजर स्किल्स को और लीडरशिप स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ के बारे में जो बता रहा हूँ, इन एरियाज़ में फिर आपने काम करना है। क्योंकि मैं अगर बताऊँगा कि दिस इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है, तो वो सिर्फ सुन के आपने इस पे एक्ट कैसे करेंगे, इसको फिर आपने एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक आपने गोल सेटिंग करनी पड़ेगी कि इन एरियाज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा। तो फिर आप पता चलेगा कि यार मैं किस एरियाज़ में वीक हूँ, किस एरियाज़ में काम करना हूँ। तो ओके, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से एक ही जगह से आया, तो इसलिए ऐसे कोई किसी सबको पता, मैं आई अज्यूम कि वेरी गुड आमिर साहब। बिल्कुल आपने कहा जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग विद द अदर पीपल, वेरी करेक्टली। नॉर्मली हम जो बात करें रिलेशनशिप वगैरह की बात कर रहे होते हैं, हम जब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, और हम नॉर्मली अगर कम्युनिकेट करूंगा तो मैं एक ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, उस तक मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन जब मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं वो मैसेज उस तक पहुंचा रहा हूँ जिस जो बंदे हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो मेरी बात को समझ सकें। ये मैंने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो एक आयत पढ़ी थी मैंने हज़रत मूसा की, रब शली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवरदिगार, मेरे ज़बान की गिरा को सुलझा दे और मेरे सीने को वसी कर दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। दिस इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के समझाने पे हमारा फोकस है कि हम जो है वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें और अंडरस्टैंड करा सकें। नॉर्मल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में या हम लीडर्स की जो वीकनेसेस होती है वो यही होती है कि वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझा नहीं रहे। जब समझा नहीं रहे तो बंदा उसकी अगेंस्ट एक्ट कैसे करेगा कि वो क्या चीज़ है। ओके जी, चलें, गुड। इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैं समझता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम इसे बता दीजिएगा।
इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो आप इस चीज़ को देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर करती है हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे या हमारे क्वालिफिकेशन की बेसिस पे। लेकिन आप ये स्टडी करके देखिएगा कि फायर जब भी होते हैं लोग या निकाले जाते हैं, वो मैक्सिमम 90% लोगों के बिहेवियर इशू या एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से उनको फारिग कर दिया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर हम लोग जो है वो बिहेवियर इशू और एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारे जो पैदा हो रहे हैं, तो हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? इसलिए कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर, हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम वीक हैं इमोशनली इंटेलिजेंट के अलावा हमने एंगर मैनेजमेंट, हमें नहीं पता कि हमारा गुस्सा ये जो नज़र आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। हमें अपने प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस का नहीं पता। अगर हमें अपने प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस का अच्छी तरह पता होगा कि हमें ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें किसी फियर फैक्टर है, ग्रीफ हो रहा है, हम फेलियर हैं, इसकी वजह से मेरा गुस्सा पैदा हो रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी इमोशन डेवलप हो रहा है। और अगर हम प्राइमरी इमोशंस को कट ऑफ कर दें, हैंडल कर लें, तो सेकेंडरी इमोशन हमारा एंगर जो है वो नहीं डेवलप होगा। एंगर नहीं होगा तो हमारी एक ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ये एंगर मैनेजमेंट या हमारी जो चीज़ होती है, ये हम वीक एरिया होता है जिसको हम नहीं समझ रहा होता है कि हमारे इमोशनली हम किस चीज़ की वजह से हमें ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन और ये हमारी जो है ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इन एरियाज़ की वजह से हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर ख़राब हो जाता है और पता चला हम जो है वो एक फायर भी हो जाते हैं या हमारे प्रॉब्लम्स में डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। फाइनली एक और चीज़, अभी मैं टास्क पे जो हम बात कर रहे थे, जो स्किल्स पे बात करें, डेलीगेशन की, हमने इमरान उस्मानी साहब की वीक डेलीगेशन की बात की, मैंने आपको बताया। तो ये जो एरियाज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कौन से टास्क आप परफॉर्म खुद करेंगे? नमाज खुद परफॉर्म करेंगे, मेरे ख्याल से, और इसके अलावा हज, ये आपका टास्क है, ये खुद मैं खुद करूँगा और किसी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ये वो टास्क है जिसमें हम खुद करेंगे, हम डेलीगेट नहीं कर सकते। शादी ऑफ कोर्स डेलीगेट नहीं कर सकते, जो मुझे शादी करनी है मैं ही करूँगा, मैं दूसरे को क्यों करने दूंगा शादी? तो ये मेरी टास्क है। इसका मतलब ये 2-3 टास्क तो वो हैं जो मुझे करने हैं, इसका मतलब मैं डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं कपड़े धोना, अगर मुझे, आजकल के सिचुएशन में सभी लोग कपड़े धो रहे होंगे लॉकडाउन की सूरत में, तो वो टास्क जो है वो या तो खुद डेलीगेट कर लेते या किसी से काम करवा लेते, किसी मासी से या किसी से हम डेलीगेट कर सकते हैं। खाना पकाना का टास्क जो है वो हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, घर वाले से या किसी और मासी से या किसी पकाने वाले से। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव अ सर्टेन टास्क, वो प्रायोरिटीज़ के टास्क जो हमें हाई प्रायोरिटीज़ के हैं वो हमने खुद रखने हैं, और लो प्रायोरिटीज़ के टास्क जो हैं हमने वो डेलीगेट कर देने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टास्क की डेलीगेशन की टेक्निक्स होती हैं कि हमने कौन से टास्क हमें करने, कौन से काम हमने प्रायोरिटी वाले, लो प्रायोरिटी के टास्क दे देते हैं। तो ये डेलीगेशन में होती है। इसके एक रूल्स होता है कि 20, 70 एंड 10, यानी डेलीगेशन 30% विद योर ओन, आपने खुद स्टार्ट करवाया, 70% आपने जो है वो किसी और के साथ आपने टास्क डेलीगेट कर दिया, एंड फिनिश आपने खुद उसके साथ करवाया। तो ये 20% आपने स्टार्ट किया खुद उसके साथ, अगर किसी को आपने टास्क समझा रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। 70% आपने जो है वो किसी को असाइन किया, उसके बाद जो है फिनिश हुआ आपने अपने 10%। तो इज देयर एनी एग्जांपल, या कोई आप डेलीगेशन में कभी आप ऐसे कुछ हुआ इस एग्जांपल के सूरत पे कि मैं जो बता रहा हूँ क्या ये वाकई ट्रू है, या हो सकती है कौन से टास्क की हम बात कर रहे होते हैं, किस तरह हम कर सकते हैं? कोई है एग्जांपल? कोई अगर रेज हैंड पे भी करना चाहे तो मैं वैसा, मैं इनका बोलना चाहे तो आप वैसे भी बात कर सकते हैं। रेज हैंड करेंगे तो आप पार्टिसिपेंट बॉक्स पे जाके, तो या वैसे कोई है? I do start some task and delegate it to other member। ये वेरी गुड वली साहब, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं कोई अगर टास्क की बात करूं तो चले मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं और लोग सुन लें। नॉर्मली अगर कोई एक प्रेजेंटेशन हमें मिलती है या टास्क मिलता है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी डेलीगेशन बहुत वीक होती है। मुझे कोई असाइनमेंट मिला,
एक तो ये होता है कि हम ईमेल वगैरह करते हैं, ये डेलीगेशन वाले काम नहीं है। डेलीगेशन ईमेल्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑटो हमने फाइन भेजा, बगैर पढ़ा और आगे भेज दिया कि ये उसने अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन ये पुअर डेलीगेशन होती है। बहुत सारे टास्क को हमने कुछ ऑटो पे समझ रहे होते हैं, कुछ हमें टास्क मिला, लेट से मुझे बोर्ड से टास्क मिला या मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क दिया कि एक हमने मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देनी है और बोर्ड मेंबर में मीटिंग है हमारी ट्यूसडे। तो वो जो टास्क मुझे मिला और मैंने उसको उठा के अपने सब ऑर्डिनेट को दे दिया कि यार ये उनकी कल प्रेजेंटेशन है बॉस की और तुम बना के आ जाना। अब उसको ये नहीं बताया कि करना क्या है, कुछ करना। जब वो लेके आया तो आपके सामने वो कुछ बनाया, टाइम जो है वो आधा घंटा 1 घंटा रह गया। जो आपने बॉस को देनी थी, पता चला जो प्रेजेंटेशन बनी वो इतनी ख़राब थी और उसकी वजह से आपको भी डांट पड़ी और आपके बंदे ने भी, आपने बंदे को भी डांट दिया। लेकिन अगर हम एक इफेक्टिव डेलीगेशन की टेक्निक के हिसाब से बात करते तो ये होता कि मैं कहता कि यार ये हमें प्रेजेंटेशन बनानी है जो हमें बोर्ड को प्रेजेंट करनी है, और बैठ के तो मैं बता दूं क्या क्या करना है। तुम ऐसा करो कि फाइनेंशियल फिगर्स निकाल लो, 3 साल के सर्वे निकाल लो, 2 साल की स्टडी निकाल लो, इसमें हमने लास्ट क्या रिजल्ट दिया है ये करके ले आओ, और उसको बनाने के लिए दे दी। बना के जब वो आया, आने से पहले आपने एक रिव्यू किया, फाइनल ट्यून किया, उसके साथ डिस्कस किया, कोई आपने चेंज किया तो उसके बाद आपने दे दी। तो इस तरह नॉर्मली होता है। लेकिन बहुत सी आप खुद भी देखेंगे कि अक्सर ऐसा हम लोग नहीं भी कर रहे होते। हम लोग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया और भेज दिया, और उसको हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि बंदे से कि यार इसने समझ लिया होगा, बना के लिया आएगा। पता चला वो ऐसा होता नहीं है। दिस इज अ पुअर डेलीगेशन, है पुअर लीडरशिप स्किल्स, जो हम यहाँ पे वीक एरियाज हमारे होते हैं। ओके जी, अब मैं वेरी क्विक कुछ फाइनल चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। ये सारी स्किल्स बताई हैं, इन सारी स्किल्स में हमने पीपल मैनेजमेंट की बात हो गई, इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो गई, एंड द फाइनल जो मैनेजर्स टीम लीडर्स होते हैं वो, या लीडर्स होते हैं, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव, जब एक ही ऑब्जेक्टिव नजर आता है मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में, जब भी कोई मेरे पास बंदा आएगा वो कोई प्रॉब्लम लेके आता है। यानी मेरे पास कभी कोई डिस्कस करने के लिए आएगा बंदा तो नॉर्मली एक सोल्यूशन लेके नहीं आएगा कि सर ये मैंने काम कर दिया और ये ऐसा हुआ, ऐसा कर दिया। लेकिन 90% आपको नजर आएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आए, सर ये जो है वो ऑफर दी थी, इसमें ये मसला आ गया, ये हमें एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब हम क्या करें, या ये हमें पेनल्टी लग रही है, क्या करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टीम लीडर का जो रोल होता है, मैनेजर का जो रोल होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। हमारे पास क्विकली हमने कितनी इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इन क्राइसिस और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में हमें जो है वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं कि हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है और उसको अकॉर्डिंगली सोल्यूशन देना है। दिस इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अच्छा, एक तो चीज़ ये कि जो मैनेजर का जो बताया आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इफेक्टिव पीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एबल टू गाइड टीम टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल्स। उनके गोल्स को अचीव करने में अगर आप उनका साथ देंगे तो आपका ही फायदा हो रहा होता। और अगर आपको उनके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी होती जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली अनसर्टेनिटी के दौर में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आएंगी, लेकिन क्विक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन, हाउ कैन वी डील विद द टीम मेंबर हु constantly oppose your ideas? ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में ही होती है, जिसमें आप अपोज करने वाली बात कर रहे हैं। शफकत साहब जो पूछ रहे हैं कि हम अपनी किस तरह कर सकते हैं डील जो कि अपोज करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ही। अच्छा, ये जो शफकत साहब ने पूछा, इसमें से ये चीज़ है कि 2 तरह की आपने फिल्टर लगाने होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एक ही फिल्टर है नॉर्मल कि आपने ये देखना है कि रियल प्रॉब्लम है या बिहेवियर इशू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपको टॉक्सिक लोग मिलेंगे। आपकी टीम लीडरशिप का फंक्शन खाली ये नहीं होता कि आपने सब लोग एक ही सिनेरियो में बात कर रहे हैं, एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। टीम लीडरशिप वहाँ पे आती है जहाँ पे 10 लोग 10 लैंग्वेज बोल रहे हैं
और आपने 10 लैंग्वेज बोलने वालों को साथ लेके चलना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीडरशिप में। हमारा जो गलत कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं ये सब जो है वन लैंग्वेज बोलेंगे, सब एक ही ज़बान बोलेंगे, ये लीडरशिप में नहीं हो सकता, टीम लीडरशिप में नहीं हो सकता। एक किसी कल्चर का है, मल्टी कल्चर का है, एक डिफरेंट कल्चर का है, एक किसी लैंग्वेज का है, एक किस एज ग्रुप का है, ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीपल हैं, सब अलग-अलग हैं और यही आर्ट है कि हमने किस तरह लेके चलना है। अच्छा, तो इसके अलावा जो बात कर रहा हूँ कि लोग आपके पास बिहेवियरल इश्यूज बहुत लेके आते हैं, प्रॉब्लम रियल नहीं होती, तो ये पहले देखना, अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या वाकई ये बार बार आ रहा है, ये रियल प्रॉब्लम लेके आ रहा है या बिहेवियरल इशू है। ये आपको फिल्टर खुद लगाना पड़ता है, पता चल जाता है कि क्या इश्यूज हैं। अगर ऐसे इश्यूज हैं जो आपको बिहेवियरल इशू होता है, तो वो जैसे अभी शफकत साहब सवाल किया, यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनते या आपने कर, तो आप उन्हीं को ही वापस कर देते हैं, उन्हीं से कोई काम लगाने के लिए। और ये टेक्निक अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह आप कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो एक तो अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दिस इज अ टेक्निक जो वाई क्लियर होना चाहिए। हमारे पास बेतहाशा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग हमारे पास मसला लेके आ रहे हैं, लेकिन हम जब तक मुझे अपना वाई क्लियर नहीं होगा और उस चीज़ का वाई क्लियर नहीं होगा, ये वाई क्यों है, हमें वाई से एक तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, हमें 5 वाई टेक्निक्स पता है कि हम 5 वाई के थ्रू किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को फाइंडिंग या हम उसकी रूट कॉज पे जा सकते हैं। कि अगर हमें अपने दिमाग में वाई या क्वेश्चनिंग टेक्निक आती है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, हर चीज़ के लिए वाई इंपॉर्टेंट होता है। वाई का मतलब ये एक नॉर्मल बिहेवियर इशू या बॉस वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले वाई नहीं है कि क्यों किया तुमने, ये है क्वेश्चनिंग टेक्निक। कोई भी चीज़ होगा पहले सोचो कि वाई। एक कोई लेट से आपके पास कोई प्रॉब्लम, आप एक मैनेजर हैं और आपके पास कोई, आप किसी प्लांट एरिया को चला रहे हैं और आपको पता चल गया कि जनरेटर जो है बार बार बंद हो रहा है। अब आपके पास जो बंदा आया बार बार कि सर, ऑपरेटर आया, सर ये बार बार जनरेटर बंद हो रहा है, तो अब आप क्वेश्चनिंग उसके साथ मिलके करेंगे क्यों बंद हो रहा है। उसी से आपने सवाल निकलवाने की कोशिश की कि सर इसलिए बंद हो रहा है कि इसका जो ब्रेकर है वो ट्रिप कर रहा है। वाई, सेकंड वाई पे आपने इससे पूछने की कोशिश की और उसके साथ एक बैठ के का ब्रेकर ट्रिप क्यों रहा है यार, वाई, मतलब दिस इज वाई इज अ क्वेश्चन। तो उसी से आपने पूछने की कोशिश की, वही आपका बताने की कोशिश करेगा कि सर इसलिए बंद ट्रिप हो रहा है कि इसका जो लोड है वो ज़्यादा है। वाई लोड ज़्यादा क्यों है यार, क्यों मतलब क्या लोड ज़्यादा क्यों है, तो वो आपसे पता किया तो वाई, थर्ड वाई पे आपने पता चला कि लोड इसलिए ज़्यादा है कि वो मशीन जो है वो एक नई मशीन इसके साथ चल रही है, उसका जो है वो एम्पेयर ज़्यादा ले रही है। तो अब आपको प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो गई और उसी से निकलवानी शुरू हुई कि मशीन की प्रॉब्लम है, जनरेटर की मसला नहीं है, एक मशीन का लोड ज़्यादा हो गया इसलिए जनरेटर ट्रिप हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो है जनरेटर में नहीं थी, प्रॉब्लम ब्रेकर ट्रिप हो रहा है वो तो करेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ नजर आई, मशीन का लोड ज़्यादा है, उसकी वजह से नई मशीन ऐड हुई, तो आप मशीन का लोड शिफ्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड दिस इज, उसी के साथ मिलके आपने इसकी टेक्निक निकाल ली। चलते चलते गाड़ी खराब हुई, तो पता चला कि वाई क्वेश्चनिंग की कि गाड़ी चलते चलते क्यों खराब हुई, ड्राइवर से पूछा या बंद हो गई, कि सर इसलिए कि गाड़ी में जो है वो पेट्रोल नहीं था। तो वाई क्यों पेट्रोल नहीं था भाई, तुमने चेक नहीं किया था सर। तो वहीं पे वाई हुआ, एक तो जवाब आ गया, सोल्यूशन भी निकल आया, कि दूसरा ये आया कि आपने जो है वो पेट्रोल इसलिए नहीं था कि कल जो थी वो स्ट्राइक थी, इसलिए यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवा सके। तो ये आपका सवाल भी आ गया, तो वाई से आपने निकाल भी लिया कि प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल नहीं था। तो गाड़ी क्यों निकाली, यहाँ पे आपने सोल्यूशन भी है, उसका एड्रेस करने की जरूरत पड़ गई, तो आप यहीं से इसकी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिस इज अ वाई टेक्निक जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एक और चीज़ जो है वो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम जो माइंड को किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, माइंड किस तरह प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, ये से मैं आपको फाइनली करूँगा, ताकि उसके बाद हमारे प्रोग्राम का टाइम बस ख़त्म ही हो गया तकरीबन। हमारे पास दो तरह के टेक्निक्स होती हैं, जिसको कहते हैं कहाँ से ये हमारा माइंड होता है और कैसे। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि यार ये चीज़ कहाँ से होगी। यानी मैं अगर कहूँगा यार मुझे जो है वो गाड़ी लेनी है एक नई, तो मैं, अगर मेरा दिमाग ये सोचेगा कहाँ से आएगी, तो एक एक चीज़ होगी जिसको हम कहेंगे कि ये कैसे आई, कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती, और एक आपको नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, दिस इज हाउ। लेकिन मैं कहूँगा ये मेरे पास गाड़ी कैसे आएगी,
तो कैसे के लिए सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो जाते हैं। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लेते हैं सोचने के लिए। तो वो आपको खुद बताएगा कि ऐसा करेंगे कि जो पुरानी गाड़ी है वो 5 लाख में बिक जाएगी, 3 लाख रुपए हम लोन ले लेंगे, 2 लाख रुपए जो है वो कंपनी से ले लेंगे और 10 लाख रुपए करके हमें गाड़ी के ये चीज़ हमारी जो चेंज हो जाएगी गाड़ी। तो ये हमारा कहाँ से और कैसे दोनों से कहाँ से जब करेंगे तो हम फ्रीज कर देते हैं अपने दिमाग को, लेकिन कैसे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिमाग खुद कहना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम जब भी कोई होती है और आजकल के दौर में भी सर्टेनिटी के दौर में, तो कैसे पे जाए कि हम कैसे करेंगे, हम इस मसले से कैसे निकलेंगे। तो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है टीम के साथ, वो टीम आपको खुद मशवरा दे रही होती है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कहाँ से करेंगे। तो आप खुद दिमाग को दोनों चीज़ों को करके देखें कि जब कहाँ से करेंगे तो दिमाग आपका सोचने पे मजबूर होगा कि नहीं हो सकता कुछ। जब आप दिमाग को ये एक्टिवेट करेंगे कि कैसे होगा, तो आपको दिमाग खुद एक सिग्नल देगा कि ऐसे होगा, खुद ही आपको ऑटो पायलट मोड पे ले आएगा और वो आपको मशवरे देना शुरू कर देगा। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। ये आपके ब्रेन फंक्शन होते हैं। तो हमेशा आजकल अपनी हैबिट तो स्पेशली बना रहे हैं कि दिमाग को कैसे पे जाएं कि प्रॉब्लम्स आए तो पहले वाई से निकालने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम का मसला क्या है। मसला समझ में आ गया तो कैसे पे जाएं, दिस इज हाउ कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा। तो कैसे होगा तो चीज़ें सॉल्यूशंस पे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो आपका ये होता है कि आपने पहले प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपने जो है वो इसका प्रोसेसिंग की और आपने सॉल्यूशन निकाला। दिस इज 3 स्टेप्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लोग जो होते हैं वो जो अच्छे टीम लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो इस प्रोसेस में होते हैं कि वो प्रॉब्लम को फ्रीज नहीं होते, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो सॉल्यूशंस पे जा रहे होते हैं और उसके बाद अपना वाई क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग इन बैलेंस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है दोनों का मिक्सचर होती है। नाउ फाइनल टाइम पूरा हो गया तकरीबन और मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है और आपके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। असाइनमेंट सेंस में है कि आपको जितनी भी अभी हमने बातें की, सब कुछ किया, अभी क्वेश्चन आंसर हम 5 मिनट ले लेंगे और उसके बाद हम क्विक रिफ्रेश भी कर सकते हैं या डिस्कस कर लेंगे। आपको असाइनमेंट ये है कि आपने नो योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकालनी है। आइडेंटिफाई योर 3 स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज अ मैनेजर और टीम लीडर। अगर आप जिस भी रोल में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टीम लीड हैं या मैनेजर हैं या बनना चाह रहे हैं या जो जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली आपके 3 स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई करनी है। वीकनेसेस कौन सी आपकी हैं, स्ट्रेंथ कौन सी हैं, लेकिन आपने बिल्कुल डीप डाइव लेके अपनी वो वीकनेसेस स्ट्रेंथ निकालनी है। और आपने चाहे मुझे इनबॉक्स में अलग पर्सनली शेयर कर लें या आपको मैं चाहें तो मैं आपको इसका पूरा एक फॉर्मेट भी दे सकता हूँ, लेकिन चाहूँ आप बेसिकली आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा मेरे पर्सनल उस पर। तो आपको मुझे 3 अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस निकालेंगे, फिर मैं आपको देखूंगा कि आप स्पेशली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है, आपकी क्या चीज़ें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस या अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा नहीं सकते। तो ये तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ है कि लाजमी आपने अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ निकालनी है एज अ प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे। एनी क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल टाइम हमारा तकरीबन बराबर हो गया है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ अब तक आपको जो समझ में आई या नहीं आई या कोई पूछना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव 5 मिनट्स टू डिस्कस। हाउ कैन वी चेंज द नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ कोवर्कर्स। ओके, और कोई क्वेश्चन क्विक। कोवर्कर्स का जो ओके जी, क्या जो एटीट्यूड चेंज करने में जो है वो अगर वो बिहेवियर इशू है और एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक सिचुएशन है और वो सिचुएशन वक्ती तौर पे है, वो डेफिनेटली चेंज हो सकती है। यानी इनबिल्ट अगर है बंदा तो वो नहीं चेंज हो सकता। लेकिन हाँ, अगर वक्ती तौर पे किसी की क्या जो है वो काम करने में अच्छा एक्टिव बंदा है, वो पर डाउन हो गया, वो चेंज किया जा सकता है। बिहेवियर इश्यूज जो है वो चेंज नहीं हो सकते। अच्छा जी, एक मिनट क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर कैसा फिर ज्वाइन करेंगे क्वेश्चंस जी। नजिया,
जी आप क्वेश्चन देखिए। जी आप अनम्यूट करिएगा तो आप कुछ कर सकते हैं। नबिया आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी प्लीज आवाज क्लियर नहीं, बताइए। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, या तो आप ये चैट बॉक्स में कर दें या दोबारा से बताइए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके शफकत साहब, जी बताइए शफकत साहब, आप पूछना चाह रहे हैं? शफकत साहब बोलिए। हेलो, जी 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 आवाज आ रही बोलिए। है आपकी? जी जा रही है आवाज जी। सर बस मेरे यही दो क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपसे पहले पूछ चुका हूँ कि जो अगर लाइक हमारे जो कोवर्कर्स हैं, मतलब ये हाउ कैन वी डील विद टीम मेंबर्स हु कॉन्स्टेंटली अपोज योर आइडियाज, तो इसका प्लीज मुझे गाइड करेंगे कि इजीएस्ट वे क्या है, मतलब उनको समझाने का या उनकी बात सुनने का। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन जेन्युइन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे साथ हर ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं इस सिनेरियो में। ये तो ये है कि पहले हम देखेंगे जो बंदा है हमारा, इसमें हम ग्रिड बना लेते हैं। एक्चुअली 4 हमारे ग्रिड होते हैं कि स्टार परफॉर्मर है, आपका जो है वो मीडियोकर है, नॉर्मल है। लेकिन हम अगर बात करें कि वाक़ई हमारा एक बंदा है, एक तो ये होता है कि वक़्ती तौर पे अगर वो बंदा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता था, तो वो हम इसको इसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पे, या हम इसको जो जज कर सकते हैं, दूसरी टेक्निक्स होती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, माइंड साइंस की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं टोन स्किल से। लेकिन अगर एक बिहेवियरल इशू है और वो करना ही नहीं चाहता आपके साथ ना, तो वो आपके साथ उसका पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या वाक़ई इसका एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जो लोग, मैं वो अगेन बता रहा हूँ, जो प्योरली एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं जिनके साथ आपको हमेशा से मसला होगा, वो आप कभी सही नहीं हो सकते। आपको उन लोगों को पहचानना पड़ेगा अपनी टीम में से कि कौन से परफॉर्मर हैं, कौन से नॉन परफॉर्मर हैं, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ अपने में इसलिए आप सोचते हैं, बहुत सारे लोगों से आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। आप किसी, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि इनको सही करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग अगर बिहेवियर इशू है, जिनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है और वो मसला है, वो आप उनको आइसोलेट कर लें अपनी टीम से, आप उसको सही नहीं कर सकते। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक सिर्फ मसला है उनके साथ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं टॉक्सिक एम्प्लॉई। जो टॉक्सिक एम्प्लॉई होते हैं उनको सिर्फ आइसोलेट करके फारिग करें, साथ ना दे सकते हैं या आप उनको जो करें, लेकिन वो टॉक्सिक एम्प्लॉई जो है वो आपको कभी भी आपके साथ जेल नहीं होंगे। आप उनको मौका दें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और वो देखें। लेकिन ये देखें कि वाकई कोई प्रॉब्लम अगर कॉन्फ्लिक्ट है। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ग्रीवेंसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही होती हैं। लेट्स से अगर मैं, एक एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया और वो पहले बड़ा अच्छा था, ये जजमेंट है, और उसके बाद ऐसे से वो बुरा होना शुरू हो गया। पता चला कि उसके साथ जो कमिटमेंट हुई थी एचआर ने या किसी ने की थी कि यार आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको नई गाड़ी मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, ये मिलेगा। पता चला उसको जो है वो ऐसे सा गाड़ी जो है वो थोड़ी सी चली हुई दे दी, उसके बाद मसला दे दिया, उसके बाद जो है वो इसका प्राइम टाइम गुजर गया, या जो कहते हैं हनीमून पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो बिहेवियरल इशू चेंज होना शुरू हो जाएंगे, हमेशा वो नेगेटिविटी पे आना शुरू हो जाएगा। तो वो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग होती है कि आप पहले उसको ग्रीवेंस है क्या एड्रेस करें, उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे से इसको मतलब डील करने की टेक्निक्स हैं। कोई ऐसा है एम्प्लॉइज, आई होप कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। अगर कुछ है तो जी सर, जी मिस। सर। जी जी, और कोई क्वेश्चन है तो फिर हम इसको, नहीं है तो हम क्विक। ओके जी, मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन किसी का? जी मुनीर साहब। जी जी आप जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी आ रही है बिल्कुल।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने सारी स्किल्स जो है वो नोट डाउन कर ली फॉर एग्जांपल, राइट। और उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया जी कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई या फिर मेरी लीडरशिप स्किल्स हो गई। अब जी मैं चाह रहा हूँ मैं एक जगह से एक टाइम फ्रेम के बाद, यानी कि कुछ पीरियड के बाद इम्प्रूव कर जाऊँ, जी तो मैं इसको मेजर किस तरह कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सवाल है, क्योंकि यही मैं कहता हूँ कि ये स्किल्स तो मैंने आपको बता दी, लिख दी, लेकिन इसका ये तो लिख दी ना, अभी हमने की नहीं है। इसके लिए करना ये होता है कि दिस इज अ गोल सेटिंग। मैं आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आप लोगों को एक गोल सेटिंग का एक शीट भेज दूंगा आप लोगों को, सही है। आपने अपना ठीक गोल है। सेट करना है, करियर गोल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है। आपने उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। हर किसी की अपनी वीकनेसेस होगी, स्ट्रेंथ होगी। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आता क्यों है? इसलिए आ जाता है कि मुझे सामने वाले की बर्दाश्त नहीं होती है गलत बात। ये मेरी वीकनेस है, लेकिन मुझे पता है कि क्यों आता है। इसका इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ मैं, मुझे पता है, और मैं किस तरह हैंडल करता हूँ मुझे पता है कि आइंदा उस बंदे के सिर या तो मैं आइसोलेट हूँगा या हट जाऊँगा। तो ये मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। मेरी वीकनेस ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे जब टास्क दिया जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है। हर बंदे की अपनी होगी, हो सकता है आपकी ये ना हो। तो स्टार्ट विद योर 3 स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वहाँ से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद हमें करना है क्या, स्किल जो मैंने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारी हैं स्किल्स। लेकिन स्किल्स कब बनती हैं? जब आपकी हैबिट बनती है। अब आपने पहले गोल सेट करने का, या जी ये स्किल्स मुझे इंप्रूव करनी है, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में वीकनेस है, मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस पे काम करें, मैं जब आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बता रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपकी वीकनेसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, टीम लीडरशिप के लिए, जो स्टैंड आउट करती हैं आपको गुड टू ग्रेट मैनेजर से। आपको वो लोग गुड टू ग्रेट मैनेजर होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं उसको और शार्पन करूंगा, रेदर देन मैं वीकनेसेस को इंप्रूव करने लग जाऊं। वीकनेसेस मेरी है, मैं इसको आहिस्ते से इंप्रूव कर सकता हूं, लेकिन वो मैं इंप्रूव करके अगले स्टेज पे जाऊंगा, जब तक वो मैं कहां से कहां निकल जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड योर 3 स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ पे करेंगे काम, आपकी वीकनेसेस साइड में रह जाएगी, आपको स्ट्रेंथ पे लोग बताना। हाँ, सिर्फ एटीट्यूड अगर आपका सही है, नेगेटिव नहीं है, बिहेवियर खराब नहीं है, और बाकी कोई आपकी वीकनेसेस है, चल जाती है। लेट्स से मैं कहूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी वीक है, लेकिन मैं इसको अगर मेरी पर्सनल आजकल हैंड राइटिंग मैं कहता हूँ मेरी वीक है, खराब है, लेकिन मेरी इसकी वीकनेसेस है, अब वो मैं इंप्रूव करूंगा तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा नहीं, मैं उसकी जगह कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस को साइड पे रखा, स्ट्रेंथ पे काम कर दिया। ऐसे बेतहाशा एरियाज हैं जहाँ पे आपने काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स, बाद आपसे जो सवाल था, ये तकरीबन 21 से 30 दिन एक हैबिट डेवलप करने में लगती है, आहिस्ता आहिस्ता सीखने में। 90 डेज में परफेक्शन आना शुरू होती है। कोई भी हैबिट, ये आपने बताया कि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंट है, ये हैबिट बनानी है अपने, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये आपने हैबिट में कन्वर्ट करना है। आपने कहा ये लोगों से गपशप करनी है, लोगों की बातों में अंडरस्टैंड करना है। अब आपने कहा कैसे डेवलप करूं, तो आपने करना ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि एक्टिव लिसनिंग आपने करनी है। लेट से, तो आपने क्या कहा कि इसको डेवलप करनी है। जब आप ज़्यादा बोलते थे, आपने चुप होने की कोशिश करेंगे कि यार मैं दूसरे की बात सुनूं। एक दिन आप करेंगे, 2 दिन करेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा, लेकिन फिर आप आहिस्ते से जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने कहा यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत, यानी एक्टिव लिसनिंग, मेरी बहुत सुनने की सलाहियत बहुत इंप्रूव हो रही है। कब 20 दिन, 15 दिन, 9 दिन, 8 दिन करना शुरू करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं 30 दिन के, वो इसीलिए दिए हैं कि हमारी हैबिट 30 दिन में क्रिएट हो जाती है, और 30 दिन के बाद हम उसको, जब हम इस पे काम करते हैं तो वो हमारी परफेक्शन में आ जाती है। तो एक एटलीस्ट 30 डेज से 21 दिन से 30 दिन का दौरानिया होता है, जब आप उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो आपकी वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो स्किल्स डेवलप हो जाएगी आपकी। हर स्किल्स में असल में 10,000 घंटे चाहिए होते हैं किसी भी स्किल को बनाने के लिए, लेकिन 10,000 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है परफेक्शन के लिए, लेकिन आप इसको इससे कम में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। आई होप कि आपको समझ आएगी। इससे आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको मजीद और गाइडेंस दूंगा, जो आप कहाँ पे आपको, क्योंकि ये आधे 1.5 घंटे का सेशन में सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूँ मैं, लेकिन आपने मुझसे अगर कनेक्ट रहेंगे, चीज़ें डिस्कस करें, मेरी खुशी होगी कि आप जो है वो
कोई करियर डेवलपमेंट में, कोचिंग में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, आप इससे डिस्कस करें। नंबर भी सामने है और वैसे भी आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में मैंने आपको भिजवाया है मुझसे आप कनेक्ट होगा। तो आप कहीं भी फंस रहे हो, कहीं भी आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हो, कोचिंग का मसला हो, कि आप 1 to 1 डिस्कस कर लें मुझसे कि ये सर ऐसा एरिया है कि मैं करूँ, लोग टॉक्सिक कल्चर को कैसे चेंज करूँ, हाउ टू डील विद योर बॉस, डिफिकल्ट बॉस को कैसे हैंडल करें, डिफिकल्ट पीपल को कैसे हैंडल करें। ये सारे पीपल मैनेजमेंट के काम है कि लोगों को आप किस तरह मैनेज करें। तो मेरे ख्याल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग जो है वो बोर हो रहे होंगे यकीनन। तो कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर हम क्विक ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज मैं ये तो खैर जितना बुलवाएंगे आप बोलते ही रहूँगा, मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो थैंक यू अ लॉट ऑफ सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स एवरीवन। और आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आप किसी और सेशन में आएंगे मैं आपको फीडबैक फॉर्म इसमें भिजवाऊंगा। इस फीडबैक फॉर्म में आप अपने बारे में इसमें बता भी दीजिएगा, और मैं इसमें आपको साथ कोशिश करूंगा कि आपको एक दो दिन में वो फॉर्म दे दूं जिसमें आपकी करियर डेवलपमेंट गोल्स सेट कर लें आप, वो मुझे आप शेयर करिएगा। उसके साथ हम बैठ के फिर आपको मैं रोड मैप भी बना दूंगा आपको कि हमने करना क्या है वो चीज़ें। लेकिन आपने इसने 3 एरियाज़ को, मैं बहुत खुशी होगी कि आप मुझसे शेयर करें कि 3 मेरे ये इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, ये मेरे जो हैं वो वीक एरियाज़ हैं, इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो जब आप काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आप कहाँ से एक गुड टू ग्रेट मैनेजर आप कैसे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि कोई क्राइसिस नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। ये आपको मैं आपको बता दूं, और आखिरी स्लाइड मेरी यही थी कि हर क्राइसिस में जब आप देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। चाइनीज प्रोवर्ब है, और चाइनीज प्रोवर्ब में जो है वे के 2 जुमले होते हैं, एक होता है स्टैंड फॉर डेंजर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। इन एवरी क्राइसिस देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ये आपको मैं लास्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ कि 2 लोग माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट हवा चलती है तो लोगों ने विंड मिल बना लेते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जब हवा चलती है तो शेल्टर बनाते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो विंड मिल बनाना है, जब हवा चले तो अपॉर्चुनिटी निकालें, और उन अपॉर्चुनिटी से आप जो है देखिएगा कहाँ से कमाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने चीज़ें दी होती हैं आपको आगे निकालने के लिए, आपको आगे ग्रो करने के लिए, अदरवाइज हम वहीं के वहीं रहते हैं। जब तक हम अपने ऑर्बिट से चेंज नहीं होंगे, हम अपने एनर्जी लेवल से चेंज करेंगे तो जब भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे, सब चीज़ बेहतर है, और इस पर अपने काम करें, आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे जल्द किसी और सेशन में मुलाकात हो सकती है, और आप कांटेक्ट में कौन रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप, कोई आपका रेज हैंड किसी का आया हुआ है, बस चले मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। जी कौन है? मोहम्मद आनिक, अच्छा बताइए जी। जी मोहम्मद, रेज हैंड किसी ने किया? अनीक साहब ने। किधर देखिए, ये कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो म्यूट आप करें अनीक साहब, चलें कोई आप ओके। एनीवे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप जब चाहे मुझसे बात करें, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा।